मेघालय की सुनसान वादियों में राजा रघुवंशी के साथ जो कुछ हुआ, सोनम रघुवंशी ने अपने पति राजा रघुवंशी का मर्डर करवाया। राजा रघुवंशी हत्याकांड नहीं, ये तो ट्रेंड है और लड़कियां ये देख रही हैं। सोशल मीडिया पे ये सारी बातें डिस्कस होती हैं। अतुल सुभाष ने क्या कहा था कि पूरे सिस्टम में गड़बड़ी है, मैं सिस्टम से हार गया। हस्बैंड मर्डर बहुत कॉमन है, हस्बैंड मर्डर, बॉयफ्रेंड जेल में, नया बंदा इन। ये तो अपने पुरुष भाइयों से ये सवाल पूछना है कि आपके साथ इतनी नाइंसाफी हो रही है, लेकिन आप चुप बैठे हैं। कब जागोगे भाई, कब जागोगे, कब अपने लिए आवाज उठाओगे? स्पीक अप मैन, स्पीक अप। औरैया में 15 दिन के अंदर कॉफी में जहर, मुजफ्फरपुर गांव है राजस्थान में, जो बाइक पे लवर के साथ वाइफ जा रही थी। तो जैसे ही आप किसी भी हाई कोर्ट, किसी भी कोर्ट में जाते हो तो कहते हैं 6 का पैकेज डाल, 6 का पैकेज डाल। पैकेज। अच्छा, लड़के मतलब ऐसे तो मतलब आप समझिए एटम बॉम्ब में बैठे हैं। बिल्कुल बैठे हैं एटम बॉम्ब में। उसके बाद जब वो मर गया तब पुलिस वालों को कॉल किया कि भाई वो मर गया है, अब तो आ जाओ, मर गया। तो बोला कोई बात नहीं, मर गया, पता चल गया, आ जाएंगे जब टाइम होगा, कोई बात नहीं। मर गए तो जज साहब का भी कट होता है। अच्छा, कट जाता है। आज का पॉडकास्ट बहुत स्पेशल है। आज हम बात करेंगे उन लड़कों के बारे में जिन पर फेक केसेस लगा दिए जाते हैं, मैरिज के बाद फेक रेप केसेस लगते हैं, डाइवोर्स के नाम पे उनसे लाखों करोड़ों रुपए लिए जाते हैं, और जिन लोगों को लग रहा है कि बहुत सारे सरकार में रूल्स हैं, ऐसे लोग जिन पर ऐसे फेक चीजें लगती हैं वो सरकार के पास चले जाएं। तो मैं आप लोगों को पॉडकास्ट की शुरुआत में बता दूं, अगर किसी लेडी ने फेक तरीके से आपसे पैसा उगलवाने के लिए चिल्ला दिया या पुलिस को बता दिया कि आपने गलत किया है, तो पुलिस आपको ही उठा के ले जाएगी, लड़के को ही उठा के ले जाएगी। दिस इज द लूप होल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो आज हमने बरका त्रेहान जी को हमारे पॉडकास्ट में बुलाया है, जो एक्टिविस्ट है, मेंस राइट के लिए लड़ती है और बहुत सारे केसेस पे उन्होंने काम किया है, एक्चुअल में चीजें देखी है। अभी हम बरका जी के साथ मिलकर बात कर रहे थे ऑफ कैमरा, तो उन्होंने जो मुझे स्टोरीज बताई ना, मेरी रूह कांप गई। हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि अगर गलती लड़का कर रहा है तो लड़के को सजा मिले, और गलती अगर लड़की कर रही है तो लड़की को भी सजा मिले। बट प्रॉब्लम ये है कि अगर लड़की गलत करती है ना तो उसको सजा मिलने के चांसेस कम रहते हैं, और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ आप आने वाले पॉडकास्ट में समझेंगे। तो बरका मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। सबसे पहले इट्स अ प्लेजर कि आप हमारे शो में आई, और आज हम बात करेंगे मेन की, क्योंकि अतुल सुभाष का केस जब से वायरल हुआ है तब से लोगों के दिल में ये डर सा आ गया है कि कहीं ये हमारे साथ ना हो जाए। बिकॉज शादी सबको करनी है, फैमिली सबको बढ़ानी है, लेकिन ये जो चीज़ है हमारी सोसाइटी में आज आके धमक बैठी है, तो इसका क्या सल्यूशन है, आपके साथ मिलके जानेंगे। धन्यवाद आपका कि आपने इस मुद्दे के ऊपर चर्चा करने की सोची। लेकिन अतुल सुभाष ना तो पहला केस था और नहीं आखिरी। एग्जैक्टली। अतुल सुभाष के पहले लाखों पुरुष मर चुके हैं, और अतुल सुभाष के बाद भी लाखों और पुरुष ऑलरेडी मर चुके हैं। डेटा जो एनसीआरबी का वो कहता है, 2 साल पहले का डेटा बता रही हूँ, 3 गुना आत्महत्या की दर थी पुरुषों की, हस्बैंड सुसाइड 3 टाइम्स मोर थी। लेकिन आज भी हम चुप बैठे हुए हैं, क्योंकि जब एक मर्द को दर्द होता है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो मेल है ना वो फॉरगॉटन जेंडर है, 3rd क्लास सिटीजन है इस देश का। 51% पुरुष जो इस देश में काम करते हैं, देश की जीडीपी के लिए काम करते हैं, देश की सेना जिसमें अधिकतर पुरुष होते हैं, पूरे भारत को की रक्षा कर रहे हैं। लेकिन हम उनके बारे में नहीं बात करेंगे, हम उनके लिए कोई कानून नहीं बनाएंगे, उनके लिए कोई डेटा नहीं इकट्ठा करेंगे, उनके लिए कोई पॉलिसी नहीं बनाएंगे, ना मेन की बात करेंगे, ना पुरुष आयोग बनाएंगे। सरकार से लगातार 12-13 साल से लगातार मेमोरेंडम दिए गए हैं, बात की गई है कि आप एक पुरुष आयोग का सरकार गठन करे, मेंस कमीशन का, नेशनल कमीशन फॉर मेन का सरकार द्वारा गठन हो। आज तक नहीं हुआ। ये जो मैंने एनजीओ बनाया है पुरुष आयोग, ये एनजीओ एक सिर्फ एनजीओ है, और एक एनजीओ कितने लोगों की मदद कर सकता है? ये तो पुरुषों के लिए काम करने वाली संस्था है, लेकिन हम कितने पुरुषों तक पहुंच सकते हैं, न्याय कितनों को दिलवा सकते हैं? ये तो सरकार का काम है। सुशांत सिंह राजपूत के मरने के बाद हमने मेंटल हेल्थ की बड़ी बातें करी, बड़ी लंबी लंबी बातें करी। आज तक कोई हेल्पलाइन नंबर जारी हुआ? तो बातें छोटी मोटी कर लीजिए। हर टीवी डिबेट पे हमें बुला लिया जाता है। जब किसी पुरुष के साथ अन्याय होता है वहाँ छोटा मोटा डिस्कशन होता है, खत्म हो जाती है। बट आखिर ये देश जागेगा कब? मुझे तो अपने पुरुष भाइयों से यह सवाल पूछना है कि आपके साथ इतनी नाइंसाफी हो रही है, लेकिन आप चुप बैठे हैं।
कब जागोगे भाई, कब जागोगे, कब अपने लिए आवाज उठाओगे? स्पीक अप मैन, स्पीक अप। जब तक आप चुप रहोगे बदलाव नहीं आएगा। सड़कों पे उतरना पड़े तो उतरो, जो करना पड़े। अपने हक की लड़ाई तो सबने लड़ी है, महिलाओं ने हक की लड़ाई लड़ी। अब आपको सप्रेस किया जा रहा है, अब आपको मारा जा रहा है। आप आत्महत्या की दर बता रहे हो, जो मैं आपको बता रही हूँ कि अब 4 गुनी हो गई है। 2 साल पहले 3 गुनी थी। अब तो हत्याएं देख लो, सौरभ कांड देख लो। सौरभ का जो हत्याकांड हुआ है जो मेरठ में, वो किसने किया? उसकी पत्नी नहीं तो किया है। सही है, सही है कि अभी और रिसेंट सौरभ कोई पहला हत्याकांड तो था नहीं, कितने औरैया में 15 दिन के अंदर 15 दिन के अंदर हस्बैंड को बॉयफ्रेंड के साथ मिलके मार डाला, मुंह दिखाए के पैसे से। कॉफी में जहर, मुजफ्फरपुर गांव है, कॉफी में जहर लड़के को दे दिया, जिसके घर में 4-4 गायें हों। उससे बाहर पैकेट का दूध मंगा करके उसमें कुछ घोल करके उसको जहर दे दिया। डॉक्टर्स ऐसा बताते हैं कि उसे जहर दे दिया, जिसकी वजह से वो मरने की हालत में पहुंच गया। कहीं पे वैसे मुंडी काट करके आग में झोंक दिया। राजस्थान में जो बाइक पे लवर के साथ वाइफ जा रही थी, कहीं कहीं और मार काट दिया, कहीं दफना दिया, कहीं दबा दिया। तो चल क्या रहा है भाई? इतनी छूट दे दी हमने महिलाओं को। खैर, मेरा ऐसा मानना है, क्राइम हैज नो जेंडर। अगर महिला के साथ कभी क्राइम होता है तो हम पुरजोर तरीके से आवाज उठाते हैं और उस क्रिमिनल को पनिश करने की बातें करते हैं। सब एकजुट होकर के हैंग द रेपिस्ट की इतनी बातें करते हैं, लंबी लंबी, और करनी भी चाहिए। रेपिस्ट को हैंग करिए, मैं किसी भी रेपिस्ट के साथ नहीं हूँ, लेकिन जो फर्जी केस डालती हैं महिलाएं, वो भी तो रेप के बराबर ही है। पूरे परिवार का रेप होता है। जो महिलाएं फर्जी केस डालती है लड़कों पे, चाहे वो रेप का हो, चाहे मोलेस्टेशन का हो, चाहे सेक्सुअल हैरेसमेंट का हो, चाहे दहेज कानून का दुरुपयोग करके पतियों के ऊपर फर्जी केस डालती हैं, उनको फांसी की सजा दीजिए। कुछ को दीजिएगा ना तो ये नजीर बन जाएगी, बाकी सब सही हो जाएगा। सही बात है। तो मैं व्यूवर्स को भी ये बताना चाहूँगा जिनको इस चीज़ की ग्रेविटी का नहीं पता, इसकी सीरियसनेस का नहीं पता कि हम इस चीज़ पे क्यों बात कर रहे हैं। कई लोगों को तो ये लगता है कि अगर मेन के खिलाफ कुछ होता है या विमेन के खिलाफ होता है तो वो पुलिस में जाएंगे, कंप्लेन लिखाएंगे, बात बन जाएगी। बट चीज़ें जब मैंने खुद अंडरस्टैंड करी तो इतनी सिंपल नहीं है। मैं लोगों को एक कॉन्टेक्स्ट भी देना चाहूँगा कि अगर किसी की शादी हुई है और अगर किसी दुल्हन ने ये फेक एलिगेशन ही एक दूल्हे पे लगा दिए कि ये मुझे मारता है, छेड़ता है, कुछ भी करता है, तो मुझे लगता है मैम उस दूल्हे की तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसी से मुझे याद आ गया, पीएचडी दुल्हन की कहानी सुनाती हूँ आपको। बताइए। पीएचडी दुल्हन ने रात के 12 बजे हंगामा कर दिया, ठीक है, कि जो दूल्हा है ना मुझसे 20 लाख रुपए और फॉर्च्यूनर मांग रहा है। अच्छा। शादी रुक गई, पुलिस आ गई, मीडिया आ गई, शादी रुक गई, अखबार में फोटो छप गई दूल्हे की, सब दहेज लो भी। और ये तो बड़ी मैडम तो एकदम बिल्कुल झांसी की रानी है, क्योंकि इन्होंने तो एकदम दहेज के खिलाफ आवाज उठाई। दहेज के खिलाफ एकदम सुबह सुबह मिस दलाल आ गई, महिला आयोग वाली। उन्हें बोला पूरे परिवार को गिरफ्तार कर लो। पुलिस के ऊपर प्रेशर बनाया कि पूरे परिवार को गिरफ्तार कर लो। अरे भाई, किस किताब में लिखा है कि जो महिला कह रही है वो सत्य है और उसने दहेज मांग ही लिया, और उसमें माँ बाप का क्या कसूर है? बूढ़े माँ बाप का क्या कसूर है भाई? क्या कसूर है, आप मुझे बताएंगे? तो खैर, उस लड़के ने किसी आरजे, मुंबई के किसी आरजे के थ्रू मुझे कांटेक्ट किया, ठीक है। और जब मैंने उस लड़के से बात करी, बहुत सारे कॉल्स आए हुए थे, मैंने बात करी, तो मैंने उससे बोला कि आप ये मत समझिए कि कोई लड़का भी मुझे बोल देता तो मैं आंख बंद के एतबार कर लेती हूँ। ऐसा नहीं होता। हमारी टीम है, वो सारी बातों को समझती है, एनालाइज करती है। फिर मैंने भी समझा उस पूरे को। उससे मैंने कहा कि कोई बात नहीं, सारे एविडेंसेस आप हमारे साथ शेयर करेंगे। उसने डॉक्यूमेंटेड एविडेंसेस, रिकॉर्डेड एविडेंसेस, जो रिकॉर्डिंग्स थी उसके सब हमसे साझा करी, हमने सुनी। फिर हमने उससे बोला कि हम आपको आश्वासन देते हैं, ये लड़ाई में हम आपके साथ हैं। और हमने उसकी आवाज़ उठाई। हमने वहाँ पुलिस स्टेशन में बड़े बड़े अधिकारियों से बात करी, पुलिस से बात करी, वहाँ के नेताओं से बात करी कि ईंट से ईंट बजा देंगे अगर माँ बाप को छुआ या लड़के को छुआ तो केस क्या था मैम, बताएंगे? केस ये था कि लड़की तो कह रही गिरफ्तार करो, ये दहेज लोभी है, बस इसको गिरफ्तार। पर लड़की ने बोल दिया और लड़के की गिरफ्तारी हो जाती है पूरे। तो लड़की की ये बोलने से गिरफ्तारी हो गई? यस, यही है। तो पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, कुछ रिसर्च, कोई इन्वेस्टिगेशन, कुछ नहीं? इन्वेस्टिगेशन जब मीडिया में ये सब बातें और पुलिस आ जाती है तो बस फिर गिरफ्तारी और तुरंत धर दबोचते हैं लड़के को। तो ऐसे तो मैम, ये तो स्टेशन में बैठा लेते हैं ये उसे। तो लड़के मतलब ऐसे तो मतलब आप समझिए एटम बॉम्ब में बैठे हैं। बिल्कुल बैठे हैं एटम बॉम्ब में। आप देखिए, अगर मान लीजिए मैं आपको एक सिचुएशन देता हूँ, एक लड़के की शादी हुई है,
शादी होने के बाद अगर उसकी वाइफ उसको इल्ज़ाम लगा देती है, झूठा इल्ज़ाम है कि ये हमें परेशान करता है, इसके पेरेंट्स परेशान करते हैं, तो क्या उस लड़के को जेल हो जाएगी विदाउट इन्वेस्टिगेशन? देखिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जब भी कोई एलिगेशन आते हैं तो इन्वेस्टिगेशन होनी एग्जैक्टली ऐसे ही प्रोसेस लेकिन होती नहीं है ना। क्यों नहीं होती? फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं होती। लड़के के परिवार को हैरेस किया जाता है। हाँ ये तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। हाँ पुलिस में एक्सटॉर्शन, ब्लैकमेलिंग, कोर्ट में एक्सटॉर्शन, ब्लैकमेलिंग, सब जगह एक्सटॉर्शन और ब्लैकमेलिंग के अड्डे तो पूरा नेक्सस है। 498A तो पूरी इंडस्ट्री है जिसमें करोड़ों रुपए की लेन देन चल रहा है हर रोज चल रहा है। मैं आपको साल भर का नहीं बता रही, करोड़ों का लेन देन हर रोज चल रहा है। इतने लड़कों को डराया धमकाया जाता है कि पूरे परिवार को जेल में भरवा दूंगी, सबको फंसा दूंगी, सबका जीना हराम कर दूंगी, नाक में दम कर दूंगी। अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। तो पता है कि लड़के चलता है। 498 से कुछ नहीं होगा। अनिश कुमार की जजमेंट आ गई थी, उसमें गिरफ्तारी बंद हो गई, तो अब गिरफ्तारी नहीं होती, तो उससे कुछ नहीं होगा। बाप पे रेप डाल मतलब ससुर। अभी मैं इस पे आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। अभी एक बहुत पॉपुलर सिंगर यो हनी सिंह, उनकी वाइफ ने उन पर एलिगेशन लगाए रेप के, उनके फादर पे रेप के एलिगेशन लगाए। उनको करकटडुमा कोर्ट भी आना पड़ा, रिसेंट का वो है। उन्होंने शायद सेटलमेंट किया। वो बात नहीं करते इस पे क्योंकि अब हो सकता है उनका कुछ क्लॉज हो कि बात नहीं करेंगे, लेकिन मोटे पैसे दिए। नहीं, बात इसलिए नहीं करते, उसके बारे में आप मुझे जरूर याद दिलाइएगा। मैं क्यों बताऊंगी आपको कि क्यों ये सेलिब्रिटीज नहीं बात करते। कोई हनी सिंह नहीं है, ऋतिक रोशन जैसे कई हैं, क्रिकेटर्स में हार्दिक पांड्या है, चहल है जो रिसेंट केस है, ये सब बात नहीं करते। तो मैं आपको बताऊंगी विस्तार पूर्वक, लेकिन लेट मी कंप्लीट। जो 6 का पैकेज था, तो रेप केस डाल बाप के ऊपर, जो बहन है उसके पति के ऊपर डाल। बहन के पति के ऊपर डालेगी ना तो प्रेशर क्रिएट होगा, क्योंकि फिर बहन की भी शादी खराब होने वाली होगी। तो वो भी प्रेशर डालेगी, जल्दी पैसे दे दो यार, जितने पैसे मांग रही है, प्रॉपर्टी बेच दो, सारा सोना बेच दो, घर बार बेच दो, अपने आप को बेच दो, किडनी बेच दो, जो भी बेचना बेच डालो, लड़की को पैसा दो और रफा दफा करो, अपने जीवन से बाहर निकलो। मेरी शादी मत खराब करो, मेरा घर मत खराब करो। तो इसके ऊपर डलता। अननेचुरल सेक्स डालते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस। तो ये सारे इतने सारे मल्टीपल केसेस डलवाते हैं 6 का पैकेज डाल। उसके बाद वो कहते हैं कि मैडम बताओ कितने पैसे चाहिए, तो उनमें उसका कट भी होता है, जज साहब का भी कट होता है। अच्छा, तो सबके कट हैं, जज साहब तक का कट होता है, सबका कट है। और ये आप ऑन एयर ऑन कैमरा कह रहे हैं? बिल्कुल ऑन कैमरा कह रही हूँ। ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, सबका कट जाता है। और इसीलिए मैं हमेशा जुडिशियल रिफॉर्म्स की बात करती हूँ। द होल सिस्टम सक्स। अतुल सुभाष ने क्या कहा था कि पूरे सिस्टम में गड़बड़ी है, मैं सिस्टम से हार गया, मैं थक टूट गया, मैं परेशान हो गया, मेरा पैसा मेरे ही अगेंस्ट यूज हो रहा है। उसने क्या कहा था? जस्टिस इज ड्यू। मेरे को जस्टिस नहीं मिलेगा तो मेरी एशेस को आप गटर में फेंक देना। तो क्या हो रहा है? कौन सा जस्टिस मिल रहा है? अब आप चाहे अतुल सुभाष का, जो कि बहुत बहुचर्चित केस था, अतुल सुभाष वाले केस में भी वो निकिता सिंघानिया थी, और मानव शर्मा जो TCS के मैनेजर थे मुंबई से, वो भी काफी चर्चित केस था। आगरा के हैं वो, मानव शर्मा। उस लड़की का भी नाम निकिता ही था, निकिता शर्मा। तो पहले तो बिवेयर ऑफ दिस निकिताज। ये एक थोड़ा सा आप लोग थोड़ा ध्यान करिए कि निकिता नाम में काफ़ी खतरा है। और भी बहुत सारे निकिताज हैं जिनके हस्बैंड्स ने और बॉयफ्रेंड्स ने मुझे अप्रोच किया और बताई है कहानियाँ। और मैं आपको बताऊं, मेरे पास तो अतुल सुभाष के बाद थम नहीं रही हैं, हज़ारों ईमेल्स आ चुके हैं जिसमें हर लड़का ये लिख रहा है मैं भी अतुल सुभाष हूँ, मैं मरने वाला हूँ। अब बताइए, ये मेरा काम है, ये सरकार का काम है। अगर ये लड़के GDP के लिए काम कर रहे हैं, टैक्स पेयर्स 80% लड़के हैं इस देश के, आखिर उनकी क्यों नहीं सुन रहे हम? क्या वो, मतलब आपको क्या लगता है सबका साथ सबके विकास में लड़कों को पीछे छोड़ देंगे? सही बात है। अगर ये देश सिर्फ लड़कियों से चल सकता है क्या लड़कों की नहीं जरूरत हमें? ना सिर्फ लड़कियों से चल सकता है, ना सिर्फ लड़कों से चल सकता है, दोनों की जरूरत है, दोनों की जरूरत है। तो कहाँ जाए लड़के? आप बताइए, जो नाइंसाफी हो रही है उनके साथ, तो वो कहाँ चले जाए? मैंने तो बहुत साल पहले, 10 साल पहले, एक बार मुझसे किसी ने पूछा था कि व्हाट शुड बॉयज डू इफ यू वांट टू गिव मी अ कमेंट ऑन दिस, जस्ट लास्ट कमेंट। तो मैंने कहा लीव इंडिया एज सून एज पॉसिबल, बट दैट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल ना। हर लड़का तो इंडिया नहीं छोड़ सकता, और क्यों छोड़ दे? भारतवर्ष हमारी आन बान और शान, हम क्यों छोड़े? लेकिन अगर लड़कियों के लिए प्रोटेक्शन है तो लड़कों के लिए भी तो होनी चाहिए। सेफ एनवायरनमेंट तो सबको चाहिए, चाहे लड़की हो, चाहे लड़का हो, चाहे ट्रांसजेंडर हो, कोई भी हो, सबको सेफ एनवायरनमेंट चाहिए। और ये जो लड़कों के साथ लगातार प्रताड़ना हो रही है, नाइंसाफी हो रही है, इसको कॉल आउट करने के लिए बुद्धिजीवी क्यों नहीं आते आगे?
बड़ी बड़ी लंबी लंबी बातें करते, बॉलीवुड हो गया, हमारे मीडिया पर्सनल हो गए, हमारे बड़े बड़े लुटियन जोन के बुद्धिजीवी हो गए, हमारे लीडर्स हो गए, हमारे और दूसरे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हो गए। ये सब क्यों नहीं आगे आ रहे? आखिर क्यों चुप है ये? आखिर फेविकॉल क्यों पी लिया है इन्होंने? इतने बड़े बड़े ज्ञानी, और ये हर घर की कहानी है। आप किसी के साथ भी आधे घंटे के साथ बैठिए और उससे ये बातें, मैं तो, मेरा तो ट्राइड एंड टेस्टेड है, मैं तो लाखों लोगों को आज तक मिल चुकी हूँ, और जिस लड़के के साथ भी आधा घंटा बैठ जाती हूँ वो अपनी कहानी लेके बैठ जाता है। हाँ मैडम, कह तो आप सही रही हैं, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। पहले तो बताते मेरे दोस्त के साथ हुआ है, फिर अपना, फिर शर्म आती है। एक्चुअली लड़के इसलिए नहीं बोलते, उनको बहुत शर्म आती है। और एक वो जो बता रखा है ना, तू रो नहीं सकता, लड़का है, मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द को दर्द नहीं होता, तू रो नहीं सकता, और तुम अपनी सफरिंग्स नहीं बता सकते, तुम अपनी पीड़ा नहीं बता सकते, इसलिए बेचारे मेल रेप होता है लड़के के साथ, वो नहीं बता पाते, वो इतनी शर्म के। अब उनके साथ घटित हो रहा है, रोज कुटाई हो रही है उनकी, नहीं बता पाते, बताते हैं मेरे को बताएंगे कि मेरे दोस्त के साथ हो रहा है। फिर धीरे से जब वो कंफर्टेबल हो जाते, नहीं मैम मेरे साथ ही हो रहा है। तो विडंबना तो ये है कि तो बेचारे बोल भी नहीं पा रहे, अवेयरनेस नहीं है, इस वजह से बोल नहीं पा रहे, डरते हैं कि कुछ होगा तो है नहीं। थक हार के वो मर गया ना अतुल सुभाष। क्या हुआ उसके केस में, क्या हुआ, मतलब आगे क्या अभी अतुल अपडेट क्या सुभाष के केस में इतना अप्रोर हुआ, पूरी सोशल मीडिया लग गई, पूरा टीवी पे दिखाया, सब कुछ न्याय मिलना चाहिए अतुल सुभाष का। कुछ हुआ? मेरे को बहुत सारे हाई प्रोफाइल लोगों के मैसेजेस आए थे कि बरखा जी अब चूक नहीं, जा अब चूकना नहीं, अब कुछ करके लेके आना कुछ लड़कों के लिए, आप इतने दिनों से लगी हुई हो। मैं आपको यकीन नहीं मानूंगी, मैं टूट गई उस दिन जिस दिन निकिता को बेल हो गई। बेल हो गई उसको 20 दिन के अंदर ही बेल हो गई थी। उसको अरेस्ट करा, उसने फोर्स किया था अतुल सुभाष को सुसाइड करने के लिए, और ये अबेटमेंट टू सुसाइड इक्वल्स टू मर्डर। तो एक मैडम निकिता सिंघानिया ने एक लड़के अतुल सुभाष, संस्कारी AI इंजीनियर को मरने के लिए मजबूर कर दिया, और हमने कुछ नहीं किया। हमने 20 दिन के अंदर उसे बेल भी दे दी, पूरे परिवार को बेल मिल गई। तो इतना अप्रोड था पूरे सोशल मीडिया पे, और और जो बच्चा था उसको एक टूल की तरह यूज किया। उस छोटे बच्चे को, पहली बात बताइए, आप भी दुनिया में कितने लोगों को मिलते होंगे, आप सोच सकते हैं किसी 4 साल के बच्चे को दिसंबर की कड़क ठंड में दिल्ली के पास किसी फरीदाबाद के हॉस्टल में कोई अपने 4 साल के बच्चे को अकेला छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा, बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। तो जो विंटर्स थी, तो निकिता सिंघानिया ने किस हैसियत से, वो तो जेल में थी, उसने उस बच्चे को क्यों नहीं अतुल सुभाष के दादा दादी को सौंपा? यही बताने की कोशिश कर रही हूँ, क्या बाप एक ATM मशीन है, सिर्फ एक स्पर्म डोनर है? उस दादा दादी के मन में पीड़ा नहीं है कि वो अपने पोते को देख भी नहीं सकते? उस दादा दादी ने कस्टडी का एक डाला था केस, बच्चे की कस्टडी का। पहली बात तो उन्हें पता ही नहीं था बच्चा कहाँ है। मैं समस्तीपुर खुद गई थी उनको मिलने के लिए, इतने सारे बुद्धिजीवी थे, इतने चुटपैया नेता, कोई तो गया नहीं। मैं गई थी उनके परिवार को मिलने के लिए, उनकी दुख और संवेदनाएं मैं उनके दुख के समय में उनके साथ खड़े होने गई थी। मैंने चिंता जताई कि बच्चा कहाँ है। उनको तो ये तक नहीं पता था बच्चा कहाँ है। अच्छा, कहाँ रख रखा है, कुछ भी आइडिया नहीं? उनको कोई आइडिया नहीं था। जब मैंने उन्हें बताया कि गोवा में एक बच्चे को उसकी माँ ने काट दिया था, ये केस काट दिया था क्योंकि उसके फादर को वो मिलने नहीं दे रही थी। हाँ, फादर वो भी बड़ी कंपनी की CEO या कुछ थी, AI कंपनी चला रही थी, की CEO थी। गोवा में, ये गोवा के जो होटल वाले थे उन्होंने बताया फिर ये केस। तो वो जो फादर था उसको कोर्ट ने बच्चे से मिलने का ऑर्डर दिया था। अब ये कोर्ट की ऑर्डर की अवहेलना नहीं है, सही है। आप उस बच्चे को बाप से दूर करने के लिए एक होटल में ले गई और वहां उसे काट डाला, उसके पीसेस काट के, उसको ब्रीफकेस में भर के, और आप टैक्सी में भर के, और उसने एस्केप कर रही थी। उसका बच्चे का, खुद के बच्चे का मर्डर। आप उस केस को भी फॉलो कर रहे हैं? मैं उसको छोड़ी, अभी कुछ दिन पहले, 1 महीने पहले, एक 11-12 साल से भी बड़े बच्चे को, अपने ही बेटे को अपनी ही माँ ने मार डाला। गॉड। अब मारने का कारण आप समझेंगे तो आप और हैरान हो जाएंगे। वो बच्चा अपनी माँ को उनके ड्रेसिंग सेंस के लिए टोका करता था कि माँ ये नहीं पहनो, अच्छा नहीं लगता आपके ऊपर। इस चीज के लिए, खाली इस चीज के लिए उसने अपने बच्चे को मार डाला। और अनगिनत केसेस में जानती हूँ जहाँ पे इलिसिट रिलेशनशिप जब बच्चों को पता चल गया, बेटियों को और बेटों को, दोनों को, उन्होंने बेटियों को भी मार डाला और बेटों को भी। अरे बाप रे।
क्योंकि उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बच्चे ने देख लिया। अभी एक माँ ने अपनी बेटी की नहाते हुए की वीडियो सारी सोशल मीडिया पे शेयर कर दी क्योंकि बेटी ने बाप को बता दिया था उसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में। तो इस स्तर पर समाज जो है गिर चुका है। तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है ये, और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा क्योंकि हम आज भी हम ये सोच के बैठे हैं कि शायद सिर्फ महिलाओं से ही ये देश चलेगा। सबके साथ सबके विकास में बेटों का भी उतना ही हाथ है, और ये देश जो है, ये बेटे जो हैं, ये इस देश की धरोहर हैं। हमें इनके बारे में भी सोचना चाहिए। इनको कुछ नहीं है, इनको बहुत ही ये बहुत इमोशनल प्राणी है, इसको थोड़ा सा प्यार दे दिए आप। मैरिजेस में जो छोटी छोटी बातें हैं उसको क्यों तोल दिया जा रहा है? मैं अगर आपको एक लाइन में बताऊं कि मैरिजेस क्यों डिस्ट्रॉय हो रही हैं और डाइवोर्स रेट्स क्यों बढ़ रहे हैं, तो एक लाइन में तो मैं ये बोलना चाहूंगी, टू मच इंटरफेरेंस ऑफ लॉज। इतने कानूनों की जरूरत नहीं थी। बिल्कुल सही बात है। बड़े बुजुर्ग जब हम उनकी सुनते थे और वो घर चलाते थे, कितना बढ़िया घर चलते थे, शादियां भी नहीं टूटती थी, और जॉइंट फैमिली कितना अच्छा था। डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ मनी, डिवीजन ऑफ एवरीथिंग, अग्रीड, एंड 10x हैप्पीनेस बिकॉज यू आर सेलिब्रेटिंग एवरीथिंग टुगेदर। सही है। क्या हुआ? विदेशी तंत्र ने हमारी इस खुशी को हमसे छीन लिया। जॉइंट सिस्टम, फैमिली सिस्टम को खत्म कर, न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई, न्यूक्लियर फैमिली। अब न्यूक्लियर फैमिली के ऊपर भी उन्होंने प्रहार कर दिया। अब सिंगल पेरेंटिंग, अब तो न्यूक्लियर भी खत्म हो गई। पेरेंट्स के साथ भी नहीं रहना चाह रहे। अब तो डाइवोर्स रेट पति पत्नी साथ नहीं रहना चाहते। ये मैंने एक स्टडी पढ़ी है कि 30% डाइवोर्स जो है अर्बन इंडिया में बढ़ चुके हैं। मतलब हर 3 में से 1 बंदे का डिवोर्स हो रहा है। ये वाला सीन है। तो आप मुझे बताइए 4 बड़े रीजन जिस वजह से डिवोर्स केसेस इंडिया में बढ़ रहे हैं। इट्स गेटिंग टू फैशनेबल टू गेट डिवोर्स। हम टॉलरेंट है ही नहीं, बिल्कुल भी हम टॉलरेंट नहीं हैं, और हम छोटी की बातों को बहुत तूल दे देते हैं, इतना तूल दे देते हैं पुलिस कचहरी तुरंत। और जिस दिन आपने 112 नंबर घुमाया, पुलिस कचहरी करी, वो आखिरी दिन सोच लीजिए कि वो आखिरी दिन होगा अपनी ज़िंदगी का। उल्टी गिनती शुरू, आपकी खुशहाल जिंदगी की उल्टी गिनती शुरू, क्योंकि जब आप समझ लीजिए कि आपने ये करना शुरू किया तो आप समझ लीजिए आपकी पीस चली गई, लाइफ से आपकी पीस चली गई। और ये फिर आप 2nd, 3rd, 4th, 5th वो तो रेपिटेशन ही होगा, रोज की कहानी होगी, और आपका और भी जो है खत्म हो जाएगा, आपका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। और एक और बड़ा रीजन वो है कि जो हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सिर्फ हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वाइफ की तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूँगी लड़के लड़कियों दोनों को कि जो लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते, शादी मत करो भाई। ये एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आप ये देखो, वाइफ राइट, वुमेन राइट, हस्बैंड राइट का बताओ मुझे क्या है। मैं हर जगह पूछती हूँ, मैं कोई आज तक कोई यही नहीं बताया कि हस्बैंड राइट्स क्या है। ठीक है, वाइफ के राइट्स हमने सुन लिए, सारे समझ आ गए, दे भी रहे, सारे कानून भी, 49 लॉज आर फॉर वुमेन। पुरुषों के लिए क्या है? एक रूल भी है? कोई कुछ रूल नहीं, कोई नहीं है। अगर मरने 2 सालों को ये हिसाब है। बिल्कुल। मैं पुलिस वालों के पास जाती हूँ, 27 पेज का सुसाइड नोट है, वीडियो है, किसी ने 40 पेज का बनाया, किसी ने 15 पेज का बनाया, मैं लेके जाती हूँ, देखो सुसाइड नोट। पुलिस वाले क्या करते हैं? मरने साले को, तेरे को क्या है, मरने दो यार, आपको क्या है यार, छोड़ो। तो आप ये कह रहे हैं कि पुलिस वाले कहते हैं कि मरने दो सालों को, ये उनके एग्जैक्ट वर्डिंग्स हैं? एग्जैक्ट वर्ड्स हैं। आपको इससे भी दिल दहलाने वाला बताती हूँ, दिल्ली का ही केस, अरविंद नाम का लड़का मर गया था। तो पुलिस वालों को पहले भी बताया कि बहुत ही ज्यादा टॉर्चर कर रही है उसकी वाइफ, देख लीजिए। नहीं सुना उन्होंने, कुछ भी नहीं सुना। उसके बाद जब वो मर गया तब पुलिस वालों को कॉल किया कि भाई वो मर गया है, अब तो आ जाओ, मर गया। तो बोला कोई बात नहीं, मर गया, पता चल गया, आ जाएंगे जब टाइम होगा, कोई बात नहीं, मर जाने दो। फिर उसके बाद 17 दिन बीत गए, FIR नहीं लिखी जाती। हमने बोला सर FIR नहीं लिख रहे, अब क्या चक्कर है, लड़का मर गया। कह रहे कोई बात नहीं, महिला है ना, महिलाओं को इतनी जल्दी गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, महिला नहीं कर नहीं सकते, वो भी तो कर लेंगे, जल्दी नहीं है, कोई भी कर देंगे। अमन बैसला, रोहिणी का केस, वो जो शायद सिंगर है या कुछ था वो, उसका अमन बैसला जो है, एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, या मैं कहूंगी मिडिल क्लास गुर्जर समाज का लड़का था, और उसको ब्लैकमेल किया जा रहा था, उसको परेशान किया जा रहा था। उसकी जो उसके साथ लड़की काम करने वाली थी,
जो काम कर रही थी उसने उसके ऊपर कहा था कि 20 लाख रुपए दे दें तो बलात्कार का केस है तेरे ऊपर। अरे बाप रे। तो वो 20 लाख रुपए तो थे नहीं उसके पास, दे कहाँ से दे। खैर जी उसने आत्महत्या कर ली। लड़का 22-23 साल का था। कोविड में जब एडवाइजरी थी कि 5 लोग नहीं इकट्ठे खड़े हो सकते, तो वहां पर अमन बैसला के घर पे मैं भी थी उपस्थित। 6000 लोग इकट्ठा हुए थे। पुलिस स्टेशन हम गए थे इकट्ठे सब, और कि FIR दर्ज करो और लड़की को अरेस्ट करो। उन्होंने चक्का जाम किया था। और ये मैं नहीं कह रही कि कोई बरखत रहन ने 6000 लोग लेके आए थे ऑन कैमरा, क्योंकि मैं सच की बात करती हूँ, मैं कभी झूठ नहीं बोलती। वो गुर्जर समाज में इतनी एकता थी कि वो अपने लड़के के लिए खड़े हुए थे और वो एकत्रित हुए थे। हाँ, मैं भी उसका पार्ट थी और मैंने पुलिस के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट किया था कि जल्द से जल्द लड़की की गिरफ्तारी हो। लड़की की गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन माँ बाप से पूछिए लड़का वापस आ जाएगा? नहीं आएगा। जिसका लड़का मर गया वो वापस आ जाएगा। जो आप लोग कहते हैं ना मेट्रो में होता है, मेट्रो में। एक गांव का केस बताती हूँ आपको। गांव में एक लड़के ने और उसके परिवार ने लगातार सूचना दी पुलिस को कि बहुत ज्यादा प्रताड़ित कर रही है बहू। पुलिस ने कुछ नहीं किया। हर रोज उल्टा वो हस्बैंड को और उसके उसी फैमिली को हैरेस कर रहे थे। वो फिर भी उन्होंने गांव के और लोगों से बात करी, किसी तरीके की समझाओ बुझाया, सब कुछ कराया। कोई 10-15 लाख भी लड़की ने मांगे थे, वो भी दे दिए। लेकिन लड़की उसके बाद भी बाज नहीं आ रही थी। लड़की मतलब बहू। उसने एक दिन परिवार का जो पिता था, मैं आज भी उन पिता की और माता जी की उनकी जो फोटो है वो मेरे आंखों से ओझल नहीं हो पाई, क्योंकि मैंने इतना लाइवली कोई फादर मदर नहीं देखा जो मर चुका हो। तो वो लास्ट डे उसने क्या किया था, अपने पिता को, ससुर को जलील करने के जूतों का हार डाल दिया था। तो वो ससुर टूट गया, लड़का उससे ज्यादा टूट गया। और उन तीनों ने, माँ बाप और लड़के ने, तीनों ने कीटनाशक पी लिया और मर गए उसी जगह पे। Oh God. और उस बहन ने हमें कॉल किया और हम गए। अनिल जी वहाँ पे एक सोशल वर्कर हैं, उन्होंने भी मुझे कॉल किया था। उनके भी बुलाए पे मैं तुरंत वहाँ गई और उस परिवार की मदद करी। हमने पूरे परिवार को जेल कराया हमने, जिन्होंने ये किया था। लेकिन बहुत दुख है। लेकिन वही PhD दुल्हन वाली बात, थोड़ी एक लाइन रह गई थी उसमें, कि जब मैंने कहा कि मैं ईंट से ईंट बजा दूंगी अगर इस लड़के की गिरफ्तारी या इसके परिवार की गिरफ्तारी की, क्योंकि मैंने एविडेंस देख लिया। अगर मेरी आंखें एविडेंस देख सकते हैं तो पुलिस की भी आंखें देख सकते हैं। सही है। वहां तो और बड़े ज्ञानी बैठे हुए तुम लोग। सही। तुम भी तो इन्वेस्टिगेशन करो। तो उस दूसरे दिन ही उस लड़की ने केस वापस ले लिया। वापस ले लिया। क्यों ले लिया भाई? वो तो दहेज लोभी था। क्यों ले लिया वापस केस? तो ये हमने कनेक्शंस अपने यूज करके वहां पे उसको ये वो दिया, मतलब उसको इसमें रिलीफ मिला। लेकिन मैंने, उस लड़के ने मुझे थैंक यू करने के लिए फोन किया। अच्छा, आपको ये भी बता दूं कि वो PhD दुल्हन जो थी, उन्होंने जिनके ऊपर लड़के को केस डाला था, वो कोई फ्रूट बेचने वाला, रेड़ी चलाने वाला नहीं था। वो सेंटर में साइंटिस्ट है, केंद्र सरकार उसके घर में केस हुआ है। उस केंद्र सरकार में साइंटिस्ट है। तो मैं लोगों से ये कह रहा हूँ कि अगर देखो इतने बड़े लोगों के साथ ये हो सकता है, तो जिनको लग रहा है कि भाई कुछ नहीं होगा, अपने हक की बात सुन लो, क्या कर सकते हो वो सुन लो, अपने राइट सुन लो, ताकि कभी किसी के साथ ऐसी चीज हो, क्योंकि ऐसी चीजें हर घर में हो रही है। और इस पर अंदर लोग बात भी कर रहे हैं, लेकिन बाहर बात इसलिए नहीं आती कि यार बेइज्जती होगी, शर्म आएगी, इन सब चीजों से बोलते नहीं है ना, बोलता नहीं। तो अभी उसमें फिर मैंने उससे कहा, उसने थैंक यू के लिए मुझे फोन किया कि थैंक यू मैम, आपके बगैर ये कुछ नहीं हो पाता। मैं अपना मर के भी आपका ना ये आभार, आपका एहसान नहीं चुका पाऊंगा। मैंने कहा, हो गया तुम्हारा, अब मैं कुछ बोलूं? डेफोमेशन केस फाइल कर। कहता नहीं मैम, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे भाई बहन हैं और मेरी नौकरी से जो पैसा आता है वो पढ़ाई करते हैं। इंडिया में केसेस करना कितना महंगा है, आप मुझे बताइए। आप तो इतने लॉयर्स के साथ भी मिलके काम करती हैं। अगर मान लीजिए किसी के साथ कुछ हो भी गया, एक
किसी ने फेक रेप केस ही लगा दिया या फेक मैरिज के बाद फेक मैरिज का कोई केस लगा दिया कि लड़की ने कि हमारे साथ ये हुआ है, अगर कोई केस करे प्रॉपर्ली कानून में जाए, जो भी अभी कानून बने हुए हैं उसके हिसाब से लड़े, तो क्या उसको इंसाफ मिलेगा और कितने पैसे खर्च होंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, रेप केस तो मैंने खुद से देखे हुए हैं जहां पे 10-10 करोड़ में सेटलमेंट हुआ है, 10 करोड़ में? 10 करोड़ में सेटलमेंट हुआ है, जिसकी जितनी 2 करोड़ में भी सेटलमेंट हुआ है, 5 करोड़ मेरे सामने हुए हैं, और जितनी जिसकी औकात उस हिसाब से पैसे लेते हैं, और ये रोज सेटल हो रहे हैं। तो पहला मेरा प्रश्न है उनसे है कि क्या रेप हुआ था या पैसों का लेन देन है ये सिर्फ? दूसरी बात जो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कॉन्सेक्सुअल सेक्स इज नॉट रेप। हम 21वीं सदी में रह रहे हैं। आपसी से बनाए हुए रिश्ते को, आपसी सहमति से बनाए हुए रिश्ते को आप रेप का नाम नहीं दे सकते। इस बात को बहुत अच्छे से हमें सबको समझना होगा। कोर्ट ने चिंता जताई है, लेकिन चिंता जताने से तो कुछ नहीं होगा। जैसे ही रेप केस आता है, लड़का तुरंत सलाखों के पीछे चला जाता है। अब एक लड़की का बताती हूँ जिसने 17 शादियां की और मुंबई में फ्लैट ले लिया। 17 शादियों में लहंगा भी नहीं बदला। 17 शादियां की उसने? 17 शादियां। ये असली केस है? असली केस है। मुंबई में फ्लैट ले लिया उसने। अरे बाप रे, बताइए क्या केस है? तो ये केस ये है कि एक्सटॉर्शन है। ये फुल्ली आपको, ये तो इतना कॉमन है कि 11-11, 12-12 लड़कों के ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट, मोलेस्टेशन के केस, रेप के केस। बोलो धमकी दो, उनसे पैसे उगाओ, फिर 12वां 15वें को डाल दो, उसको अरेस्ट करवा दो, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करो। ये सब तो बड़े एसीपी सर बताते हैं सारी चीजें कि ये 15वां है, ये 14 बारी आई थी, ये इतनी बार आई थी। अच्छा, सेम लड़की सेम पुलिस वालों के पास आ रही है और पुलिस वाले कुछ नहीं कर रहे। ये सब गोरख धंधा चल रहा है, सब मिल बांट खा रहे हैं। गॉड, सब मिल बांट के खा रहे तो हैं। इसका क्या सोल्यूशन आप मुझे बताइए? तो जो मैं आपको 17 शादियों वाला बता रही हूँ, तो वो हर घर में हो रही है। आप देखिए, एक डाइवोर्स हुआ, उसकी पार्टी चलती है आजकल। अभी पार्टी खत्म नहीं होती, दूसरा लड़का फंसा लेते हैं, फिर उसके साथ शादी रचाते हैं, फिर उसके साथ डाइवोर्स। तो ये तो बड़ा कॉमन है। इससे ज्यादा कॉमन तो काउंट है। आप ट्विटर पे बैठिए, मैं तो ट्विटर पे होती हूँ, मेरा 17.5 का काउंट है, लड़कियां लिख रही होती। कोई कहता मेरा 50 का काउंट है, कोई कहता मेरा 80 का काउंट है। तो बड़ा फैशनेबल है काउंट। मतलब अब जो 50-70 लोगों के साथ सो लिया है, अब वो क्या शादी करेगा यार? क्या शादी करेगा? और क्या शादी चलेगी उसकी? एग्जैक्टली। फ्लेवर्स इतने सारे मिल गए उसे, तो कौन सा फ्लेवर चूज करना है? अब सेक्स को टैबू ना बना करके, सेक्स आज भी हमारे देश में टैबू है। एग्जैक्टली। जबकि मैं एक बात कहती हूँ, इसे टैबू मत बनाओ, इसे इतना ओपन कर दो कि लोग सेक्स करने का कोई हुआ ही ना रहे। और सबसे पहली बात तो लड़कियों को एजुकेट करो, आत्मनिर्भर बनाओ, उनको कहो कि उनको फर्जी केस डाल के पैसे कमाने की जरूरत नहीं, वो इजी मनी है। लेकिन वो तो इजी मनी है ना? इजी मनी है। वो आपने एक से शादी करी, फिर उस पे केस डाला, 30 दिन के अंदर आपके अकाउंट में पैसे आ गए। इतनी जल्दी तो लोन सैंक्शन नहीं होता। ये आत्मनिर्भर, तभी तो मैंने बोला आत्मनिर्भर बनाओ, एजुकेट करो। एजुकेट ये करो कि अपने पैरों में खड़े हुए पैसा कमाना आए। ये इजी मनी ना करो, क्योंकि वो भी किसी का घर का बेटा है। एग्जैक्टली। और आज तुम उसके साथ ये करो ही हो, कल तुम्हारे भाई के साथ भी तो यही होगा। तब सही है। हर लड़की को आप देखिए, वो कहती है कि मेरे सास ससुर बड़े गंदे, बड़े गंदे, और उसी टाइम पे बोलती है मेरी भाभी बड़ी गंदी है। आप भी तो, आपके घर में भी तो कोई बहू आ रही है, ये क्यों भूल जाते हैं? और दूसरी बड़ी, आप एक बहुत बड़ा, मैंने तो बहुत लाखों बार इस बात को रखा है कि लड़के जो हैं वो गरीब घर की लड़की भी ले आएंगे, बहुत ही ज्यादा निम्न परिवार की लड़की ले आएंगे, आउट ऑफ कास्ट वाली ले आएंगे, यहाँ तक कि प्रोस्टिट्यूट से भी शादी कर लेंगे। लेकिन लड़की CEO, डॉक्टर, इंजीनियर, बड़ी बड़ी कंपनी की मालकिन, मीडिया हाउस की मालकिन, या कोई भी बड़ी, मैं तो कह रही हूँ रॉकेट उड़ाने वाली है। भाई लड़कियां स्पोर्ट्स पर्सन है। किसी ने अपने घर के रिक्शे वाले से शादी करी हो, किसी रेडी वाले से शादी करी हो, से शादी करी हो, कोई नहीं करी यार। इक्वालिटी का जमाना है, उनको भी तो करनी चाहिए। और उनको नहीं अपलिफ्ट कर सकते? क्यों? लड़कियों को अपलिफ्ट किया जा सकता है, उनको नहीं, लड़कों को नहीं कर सकते। बेचारा मोची भी अच्छे महल में रह लेगा, क्यों, क्या दिक्कत है? वो भी एयरक्राफ्ट में घूम लेगा। आप CEO बड़ी कंपनी की, और जो वो जो लड़की गई थी CEO जो थी कंपनी की, जिसने बच्चे को काट दिया, बेचारे लड़के को काट दिया आपने, वो मिलने नहीं देती थी अपने। अरे वो लड़के को काटने के बजाय किसी रिक्शे वाले को अडॉप्ट कर लेती, अपने घर में रखती। सही बात। क्या दिक्कत थी? सही बात। क्यों मार डाला आपने? अभी तो उसने हाल में ही, आपको और बताती हूँ, जेल में खूब कूट दिया किसी को। अच्छा, उस लेडी ने? हाँ, वो इतनी वायलेंट, उसने अभी हाल में, अभी हफ्ते 10 दिन पहले जेल में कूट दिया।
वो बहुत वायलेंट है। और जो हाँ, ये ऐसी महिलाएं अपने हस्बैंड को कितना कूटती होंगी, सास ससुर को कितना कूटती होंगी, सही बहन बात। भाइयों को क्या क्या करती है। अच्छा, एक और चीज आपको बता दूं, एक सेट स्टैंडर्ड स्टेटमेंट है शादी के बाद, हर परिवार का, आप जिस मर्जी परिवार से पूछ लीजिए, वो ऊपर ऊपर से तो बोलते हैं ना हमारी बहू बहुत अच्छी है, और हस्बैंड भी बोलता है मेरी वाइफ तो बहुत अच्छी है। इतना डर होता है, इतना डर खौफ होता है कि अगर कहीं कुछ बोल दिया तो आफत हो जाएगी। हर टाइम प्रशंसा करते रहनी है। अगर थोड़ा आधा घंटा मेरी जैसी बैठ जाती है ना, तब मेरी बहन नहीं आ सकती घर पे, मेरा भाई नहीं आ सकता घर पे, मैं मम्मी पापा से बात नहीं कर सकता। मेरी बहन अगर आ जाए ना घर पे और मैं उसको हंस के बात भी कर लूं तो मुंह बन ये जाता। 10 दिन तक तो मुझे कमरे के अंदर नहीं घुसने देती, अरे बाप रे, तो सेक्स नहीं होता। अरे बाप रे। और फिर माफी मंगवाती है मेरे से कान पकड़ के और कहती है हीरे का हार दिलवाएगा तब अब करूंगी। खाना नहीं मिलता, बूढ़े माँ बाप को घर से बाहर निकाल, ये सब खाना तो आपने तब दूंगी। केसेस देखे हैं, सुने हैं सामने? 12 बजे घर के बाहर निकाल दिया माँ बाप को, बुढ़ों को, कि इन बूढ़े माँ को घर नहीं रख सकती, ये बड़े कलेसी हैं। कलेसी तो वो खुद है, लेकिन इनको घर से बाहर निकालो, प्रॉपर्टी मेरे नाम करो। नहीं किया तो ना खाना मिलेगा ना सेक्स मिलेगा, इनको जल्दी बाहर निकालो। माँ बाप को निकाल दिया लड़के ने बाहर, लड़की के कहने पे निकाल दिया। मैं कहूंगी लड़का गलत है, लेकिन निकाल दिया मजबूर होके। और उस माँ बाप ने रात में बस स्टैंड पे रात गुजारी, और जब लोगों ने वहां पे पुलिस बुलाई तो पुलिस ने माँ बाप को जीप में बैठा करके किसी वृद्धाश्रम में लेके गए, तो वृद्धाश्रम वालों ने भी एंट्री नहीं दी। क्या कहा? आधार कार्ड कहाँ है बाबूजी? अच्छा, आधार कार्ड आधार चाहिए। कार्ड के बगैर आपको वृद्धाश्रम में भी एंट्री नहीं मिलती। कहाँ जाए वो? आप बताइए मुझे, कहाँ जाए? सही बात। आज की डेट में आपने अपनी परिवार की व्यवस्था खुद खत्म करी। वी हैव एब्ड वेस्ट, और ये जो हमारे देश में तोड़ने वाली ताकतें हैं, उनको पता था महिलाओं को बेवकूफ बनाना, वो उनको किसी भी तरीके से यूज करके, पागल बना करके परिवार नाम की जो संस्था है उसे तोड़ा जा सकता है। और परिवार टूटेगा तो देश टूटेगा। ये डिवाइड एंड रूल की राजनीति, जेंडर्स को डिवाइड किया गया और आज परिवार टूट चुके हैं। सही है। और जितना परिवारों का विघटन हो रहा है भारत में, उतना भारत टूट रहा है। भारत खोखला होता जा रहा है। भारत की शक्ति वही थी, असल ताकत ही वही असल थी। ताकत, सोने की चिड़िया भारत परिवार व्यवस्था के लिए माना जाता। आज हमने उस पर आघात किया, परिवार हमने स्वयं तोड़ दिए। आज आप देखिए 6 महीने की शादी में वो कहती है एक कॉल करूंगी ना तेरी ऐसी तैसी करवा दूंगी, क्योंकि उसको पता है सारे कानून मेरे लिए। उसको पता है। और अगर सामने वाला डर के झुक गया, बिल्कुल घुटने टेक दिए, तो उसकी जिंदगी और वर्स्ट। और अगर नहीं झुका तो आत्महत्या की तरफ उकसाया जाएगा। जहां जज साहिबा भी कहेगी कि तू मरा नहीं है भाई, सास भी कहेगी क्या कहा था अतुल सुभाष को, तू मरता क्यों नहीं, तू मरता क्यों नहीं, तू मरता क्यों नहीं। अब जब मर गया तब क्या कर लिया तुमने। लेकिन मैं एक संदेश देना चाहूंगी इस देश के सभी पुरुषों को, सुसाइड इज नॉट एन ऑप्शन। और इसी के ऊपर एक मैंने मूवी भी बनाई है, वन साइडेड लव, जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी जब आप उसके बारे में सवाल पूछेंगे। लेकिन मैंने उसमें यही मैसेज दिया है कि सुसाइड इज नॉट एन ऑप्शन। सुसाइड करने से आपके ऊपर केसेस खत्म हो जाते हैं। अतुल सुभाष मर गया ना, आज भी परिवार तो धक्के खा रहा है कोर्ट उसके में। माँ बाप है, उसके मेरे तो बच्चे अभी हैं। 2 दिन पहले विकास से बात हुई है। विकास अतुल सुभाष का, विकास मोदी अतुल सुभाष का भाई है। अच्छा, उस क्या केस बात? की भी अपडेट आपको दे देती हूँ। बताइए। देखिए केस तो चल रहे हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी केसेस चल रहे हैं, चाइल्ड कस्टडी का केस जौनपुर से चल रहा है, तो सारे केसेस चल रहे हैं, कोई केस तो खत्म हुए नहीं है। तो केस खेल रहे हैं। और वो लेडी जिसने ये सब और किया, वो उसकी तो वाइफ बाहर है, बेल पे है। बेल पे है, बच्चा भी उसके पास है, और बैंगलोर जा रही है मैडम, बैंगलोर में रहती हैं, कभी जौनपुर चली जाती हैं, कभी कहीं चली जाती हैं, कभी कहीं चली जाती हैं। वो छोटे से बच्चे को क्या संस्कार देंगी, और दिन भर वो काम करती हैं, बच्चा कहाँ रहता है कुछ पता नहीं है, बच्चे की स्टडीज कैसे होंगी, कौन संस्कार देगा। लेकिन दादा दादी को नहीं दिया, बच्चा नहीं दिया। दादा दादी को कोर्ट ने कहा कि तुम अजनबी हो, दादा दादी स्ट्रेंजर है, और वो मर्डरर जो है वो सही है, जिसने अतुल सुभाष का नाम इस देश से मिटा दिया, जिसने सौरभ राजपूत को मार डाला। वो आज ओपन घूम रही है। नहीं, ओपन नहीं घूम रही, वो प्रिजन में से हाँ। कार्ड खेल दिया उसने, मैं प्रेग्नेंट हूँ।
अरे तो प्रेगनेंसी का ग्राउंड बनाया गया है। कोई अरुण गोविल जैसे जा रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि गीता दे दो, रामायण दे दो। गीता रामायण, क्राइम हैज नो जेंडर। क्रिमिनल की तरह उसको ट्रीट करो, फांसी की सजा जल्द से जल्द दो भाई। सही है, क्राइम हैज नो जेंडर। सही बात। और वो माँ बनने वाली है, ये मेरी माँ बन के, लेकिन किसकी माँ? वो सौरभ की माँ है, वो जिनके साथ अय्याशियां करती थी। वो तो 4 बार भाग गई थी। सौरभ का केस भी बताइए एक बार। 4 बार भाग गई थी। मैं मेरठ गई हूँ, 2 दिन लगा के आई हूँ मेरठ में। सौरभ का 4 वो बार- टीसीएस वाला केस है? नहीं, ये सौरभ, वो दूसरा केस है मानव शर्मा का। हाँ। ये सौरभ राजपूत का मेरठ वाला केस है। ये आप कौन सा सुनना चाहेंगे? सौरभ राजपूत का बताइए। सौरभ राजपूत लंदन में काम करते थे और लंदन से वो भारत आए थे अपनी बिटिया का जन्मदिन मनाने। अच्छा, समझ गया। और यहाँ पर जन्मदिन मनाने आए तो उन्हें नहीं पता था उनका मरण दिन बन जाएगा। उनके 15 टुकड़े काट के उनको नीले ड्रम में डाल दिया जाएगा। अच्छा, ये जो रिसेंट का यही Recent, सौरभ ये राजपूत, सौरभ वो राजपूत। जो मैं लंदन मेरठ गई थी। जिसने जो अपने लवर के साथ मिलके उसने अपने हस्बैंड को मार दिया था। जी। अच्छा, अब कन्फेस किया था उन्होंने और अपने लवर के साथ मिलके उन्होंने ये कन्फेशन दिया कि हाँ मैंने मारा है। और उनके इन-लॉज ने ही कंप्लेन की थी शायद उस केस में। इन-लॉज अच्छे थे उसके लड़के के, उसने बताया कि मेरी बेटी ने ऐसा ऐसा किया है शायद। किसी केस में कोई इन-लॉज अच्छे नहीं होते। मेरे YouTube पे जाइए और वहाँ पे आप सुन लीजिए, मैंने उनका इंटरव्यू किया है, उनके माँ बाप का। उनके माँ बाप का, जो लड़की सौरभ के माँ राजपूत। बाप के। अच्छा, लड़की के और लड़के दोनों का डला हुआ है। आप दोनों के बाद सबसे शुरुआत में बताती हूँ। मैं सौरभ राजपूत के घर गई, उनके माँ बाप से पूछा कि क्या हुआ, उनसे पूछा, उन्होंने बताया। और मैंने बोला कि मुझे बड़ी चिंता है छोटे बच्चे की, बिटिया कहाँ है? पीहू नाम है उसका। मैंने कहा बिटिया कहाँ है? मुझे बड़ी चिंता है। तो उन्होंने बोला हमें तो नहीं पता बेटी कहाँ है। मैंने कहा आप दादा दादी आपको नहीं पता बेटी कहाँ है? तो हम अपने लड़के के, जो जवान लड़का मर गया, उसके ही मातम से बाहर नहीं आ पा रहे। हम बेटी का कहाँ सुध बुध, हमको कुछ है ही नहीं, हम तो खुद सांस नहीं ले पा रहे। ठीक है। और कोई वो पहला बार ऐसा नहीं हुआ था, वहाँ पे बहुत लड़ाई झगड़े होते थे, बहुत बार होते थे। वहाँ रोज मार पिटाई और अब्यूसेस होती थी। वहाँ पे रोज आते थे उसके माँ बाप लड़ने के लिए लड़की के। कोई नया नहीं था उनके लिए। अच्छा, लड़की के माँ बाप बहुत लड़ने आते थे, अब्यूज करने टीवी आते पे थे। ये दिखा रहे हैं कि ये भी कितने आ रही हूँ, अच्छे- वहीं पे आ रही हूँ, टीवी पे भी वही दिखा रही हूँ कि कैसे दोहरा मापदंड है। हाँ। तो मैंने कहा कि आपको नहीं पता, सच में नहीं पता? उन्होंने बोला मेरे को नहीं पता। तो मैंने कहा तो फिर कैसे? तो उन्होंने बोला पुलिस से पूछो। तो मैंने पुलिस के पास गई, 2 घंटे पुलिस से बातचीत करी। पुलिस ने काफ़ी, हमने पुलिस को बहुत सारी चीज़ें और भी बताई किस एंगल से इन्वेस्टिगेट करें। एक एनजीओ के नाते हम जो पुलिस को बता सकते थे, पुलिस के साथ मिल के काम कर सकते, तो वो हमने किया। और पुलिस ने भी हमारी बात सुनी, हमें सपोर्ट किया। और फिर हम क्राइम सीन पे गए। उसके बाद हम मुस्कान के घर गए, मुस्कान के माँ बाप से मिले। तो मैंने मुस्कान के माँ बाप से पूछा कि आपकी लड़की गलत थी, आपको पता था? उन्होंने बोला हाँ हमें पता था। तो मैंने कहा तो अपनी लड़कियों को भी समझाया क्यों नहीं? समझाना चाहिए था ना अपनी लड़की को। अगर आपकी लड़की गलत थी तो आज ये हत्याकांड ना होता अगर आप समझा देते। तो उन्होंने कहा हाँ हमारी गलती है। उसके बाद मैंने ये पूछा कि ये जो आप मीडिया के सामने बोल रहे हो कि फांसी दे दो, फांसी दे दो, हाँ। ये क्या मतलब मीडिया वाइट है? ये कोर्ट में भी कंटिन्यू करेंगे या अभी के लिए है ये सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए? तो बोले नहीं हम तो सौरभ के साथ हैं और हम कोर्ट में भी जाके ये बातें कहेंगे। मैंने कहा मैं आशा करती हूँ कि ये जो आप बोल रहे हैं सत्य हो, और मैं आपको वहां पे भी दिखूंगी कोर्ट में भी। मैं छोड़ नहीं रही हूँ, मैं फिर आऊंगी मेरठ। तो बोले हाँ कोर्ट में भी आएंगे। फिर मैंने बोला वो छोटी बेटी जो है उससे मिलवाओ मुझे। तो पहले तो उन्होंने आना कहनी की कि नहीं हम नहीं मिलवाएंगे। फिर मैंने कहा नहीं हमें तो मिलना है, हम तो मेरा मिलने नहीं जाएंगे। फिर उन्होंने बुलाया, मैंने 15-20 मिनट उस बेटी को अपनी गोद में बैठा के रखा। इतनी डरी सहमी, परेशान, बोल भी नहीं पाती, अंडर एज। वो जो बोलते नहीं, जिसको बोलते हैं कि बहुत ही माल न्यूट्रिस्ट है, बिल्कुल खाना वाना नहीं दिया गया, ऐसी बच्ची थी वो, जो कि बोल भी नहीं पा रही, डरी सहमी। तो बस ने पूछा पापा मम्मी कहाँ हैं? तो बोली लंदन में। तो मैं ये कह रही हूँ जो लड़की 4 बार भाग गई थी, उसको था कि मैंने फिल्मों में काम करना है, ये करना वो करना, और ये लव मैरिज थी। और ये सारी चीज़ों की शुरुआत तब हुई 2022 में सौरभ राजपूत ने डाइवोर्स का केस डाला था। हाँ, डाइवोर्स का ये केस। लड़की भाग गई थी। अच्छा, ये लड़की भाग गई थी, पहले भाग चुकी है। जी जो अपने आशिक मुस्कान जो उसके लवर के साथ भागी थी। ये लवर तो उसका स्कूल का फ्रेंड था। जब मैंने उसकी सो कॉल्ड माँ, वो माँ सौतेली माँ है। अच्छा, वो उसकी असली माँ अच्छा, वो जो माँ टीवी पे दिखती है असली माँ नहीं है? नहीं, वो सौतेली माँ है। आप लोगों को तो ये भी नहीं पता है। हाँ। तो वो सौतेली माँ है। जब मैंने उससे पूछा कि वो जो 9वीं कक्षा में 8वीं फेल तुम्हारी लड़की, 8वीं 9वीं फेल,
तो तू तुम्हारे वो जो उसके स्कूल फ्रेंड के साथ आशिकी कर रही थी, तो तुम्हें तो पता ही होगा। कह रही नहीं, हमको मैसेज का पता था कि करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, और हमें कुछ नहीं पता थे करते। तो मैं अपने मन में सोच रही थी कि सौतेली माँ को क्या पता चलेगा। आपको कैसे पता सौतेली माँ? मेरे को खुद उसने कितने बताया? लोगों ने वहां पे बताया, ओके। उनकी कॉलोनी के लोगों ने बताया। अच्छा सब तरफ मैंने कोई ऐसे में 2 दिन रही। अच्छा, इसीलिए आपको आइडिया होगा। हाँ। और मैंने उससे ये पूछा कि आपने कभी रोका नहीं उसे, इस क्राइम को आगे बढ़ने दिया। 4 बार जब वो भागी, वो परेशान हो गया था सौरभ, उसने इसलिए डाइवोर्स, जैसे ही डाइवोर्स डाला तब से प्लानिंग एंड प्लॉटिंग चल रही थी। ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर है। कई लोग इसको ना, मैं टीवी डिबेट्स पे गई तो वहां पे मैंने देखा इसको झाड़ फूक और इसको इस सब से जोड़ रहे थे। क्योंकि लड़के के रूम में जैसे एविडेंस मिले हैं वो कि एकदम डेविल की फोटो बना के बैठा है, ये सब चीजों से शायद केस को उस तरफ जोड़ने की क्यों कोशिश हम केस को इस तरह, क्राइम हैज नो जेंडर। राइट। जब क्राइम की लड़की ने किया है, और आपको एक और बात बता दूं कि जो लड़की है मुस्कान, उसने जो ये बॉयफ्रेंड है साहिल, उसको उकसाया था, उसको एक फेक आईडी बनाई थी अपनी माँ के नाम से। हाँ, उसकी मरी हुई माँ की। वो उससे मैसेज किया करता था। मैसेज किया करती थी, उससे कन्विंस किया था उसने उसे मारने के लिए। और जो छौरा मारा है वो मुस्कान ने उसकी छाती पे बैठ करके, सौरभ की गोदा है, छाती पे बैठ के कई बार गोदा है। और उससे पहले उसके नशे की दवाइयां दी गई थी और सीमेंट का ड्रम खरीदा गया था। ये सुनियोजित पूरी कॉन्स्पिरेसी थी, पूरा कोल्ड ब्लडेड मर्डर प्लान किया गया था और उसके तहत इसको एग्जीक्यूट किया गया। और बॉयफ्रेंड तो सिर्फ और सिर्फ एक मोहरा था। आपको आने वाले टाइम में कई लोग ऐसे मिलेंगे जो वाइट वॉश करेंगे इसको, जो ये बोलेंगे कि उसी बॉयफ्रेंड ने इसको कहा था, जबकि ये ऑपोजिट है, ये ऐसा नहीं है। लड़की ने उकसाया था बॉयफ्रेंड को, क्योंकि अक्सर लड़कियां ये करती हैं। हस्बैंड मर्डर बहुत कॉमन है, हस्बैंड मर्डर, बॉयफ्रेंड जेल में, नया बंदा इन। बॉयफ्रेंड जेल में, हस्बैंड मर्डर। आपको दिल्ली के एक स्कूल की प्रिंसिपल का केस बताती हूँ, नाम नहीं बताऊंगी स्कूल का, ना ही प्रिंसिपल का केस नाम बताऊंगी। उस प्रिंसिपल ने करवा चौथ का व्रत रखा था और उसकी पूजा करी थी। उस पूजा के बाद उसके हस्बैंड ने और उसकी गर्लफ्रेंड ने मर्डर कर दिया उसका, टीचर का, जो प्रिंसिपल का फीमेल प्रिंसिपल थी। फीमेल प्रिंसिपल करवा चौथ की पूजा करके हटी थी, उसका मर्डर कर दिया गर्लफ्रेंड के साथ मिल करके। गर्लफ्रेंड बाहर, वो जो हस्बैंड वो जेल में, मैडम ऊपर मर गई। गॉड। और इसी दिल्ली का है ये, कहीं गांव देहात, कहीं बिहार यूपी की बात नहीं कर रही मैं। बरखा मैम, ये सभी चीज़ों की शुरुआत होती है जब एक इंसान एक रिश्ते में बंधने वाला होता है। और मैं ये नहीं चाहता कि इस पॉडकास्ट से लड़के बिल्कुल डर जाए और वो एक कहता ना कि वो पहाड़ों में जाके बस जाए और साधु बन जाए, ऐसा हमारा एम नहीं है। शादी एक अच्छा रिश्ता, शादी एक अच्छा बंधन है। अगर आपकी एक शादी आपकी एक अच्छी लड़की से होती है या लड़कियों के एक अच्छे लड़कों से होती है तो उनका घर बहुत अच्छा हो जाता है, फ्लरिश करता है, ग्रोथ होती है। तो हमारा मकसद ये नहीं है कि हम ये कहें कि आप शादी ना करो, हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप अगर सोसाइटी में है तो इन सब चीज़ों को भी एक्सेप्ट करें कि ये चीज़ें हो रही है, आप अवेयर रहे, ये हमारा मकसद है। तो शादी की शुरुआत या फिर इन सारी चीज़ों की शुरुआत डेटिंग से होती है। और आज की डेट में डेटिंग से रिलेटेड बहुत सारे स्कैम चल रहे हैं, फ्रॉड चल रहे हैं। मैं आए दिन न्यूज़पेपर वगैरह में देखता हूँ कि सेक्सटॉर्शन वगैरह की चीज़ें बहुत आ रही हैं। इस पर आपका क्या कहना है, आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे केसेस होते हैं सोसाइटी में, वो एक बार लोगों को बताएं। उसके बाद मैरिज पे भी आएंगे और इसके सोल्यूशन पे भी आएंगे कि क्या करना चाहिए। देखिए, बहुत सारी डेटिंग ऐप्स हैं, चाहे बम्बल, टिंडर, XYZ, बहुत सारी हैं। राइट। और उस पर बहुत सारे लड़के लड़कियां बैठे हैं जी, जो कि एक कंपेनियनशिप, लव, जो भी ढूंढ रहे हैं वहाँ पे, पीस तो नहीं ढूंढ रहे मुझे लगता है। अब पता नहीं, जो भी ढूंढते हैं वो उनकी जो भी इच्छाएं होती हैं वहाँ पे, लास्ट देखते हैं, जो भी देखते हैं, तो उसके लिए बैठे हैं। लेकिन मैं बेवेयर करना चाहूंगी, लड़कियों का तो कुछ जाता नहीं, वो तो छूट जाएंगे, आप कह रहे हैं। उनका तो कुछ भी बाल भी नहीं बाका हो सकता। लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस सिर्फ लड़कों को
भुगतने पड़ते हैं। तो रिस्क लड़कों का ही है। तो सबसे पहले मैं कहूँगी कि अगर आपको रिस्क उठाना है, सोचिए समझिए कि आपको ऐसे रिस्क उठाने तो उठाइए, अगर उठा सकते हैं उठाइए। दूसरी बात, डर के आगे जीत है, डरना मत। आप जब भी किसी के साथ किसी भी ऐप पे गए, आप उसे ऑब्वियसली आपने वहाँ हनुमान जी की चालीसा तो पढ़ी कि नहीं। आप जब जाओगे मिलने के लिए ओयो रूम में जाओ, XYZ कहीं पे जाओ, सेक्स करने जाओ, तो सब मेक श्योर कि आप उसी लड़की के साथ जाएं जो कि अपना आधार कार्ड दे ओपनली। उसके एविडेंसेस आप क्रिएट करते रहिए और उसे पता भी हो कि आपने एविडेंसेस हैं आपके पास, क्योंकि जब वो उसको पता होगा कि आप उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाओगे, तब वो आपके ऊपर केस नहीं फाइल करते। किस पे फाइल करते हैं केसेस? जो कमजोर होते हैं, जो डर जाते हैं, जो पैसे वाले होते हैं। कभी देखा आपने रिक्शे वालों पे कोई केस? कभी देखा आपने कि कोई मोची वाले मोची पे केस हो, या फ्रूट वाली पूछो निकलेगा वहां से कुछ निकलना तो है, पैसे तो मिलने नहीं, तो उन पे केस नहीं होते। तो जिन लड़कों के पास केसेस होते हैं, तो अपनी बात, आप पैसे वाले हैं तो पैसों को संभालना भी जानना चाहिए ना। पैसे कमाने आए तो पैसे संभालने भी आने चाहिए। और अगर आपने अपनी स्वेच्छा से लड़की के ऊपर जितने लुटाने लुटाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फंसो मत। और अगर फंस भी गए हो तो हमारे जैसे लोग बैठे हैं, हमसे सलाह मशवरा कर लो, हमसे सलाह मशवरा कर लो, और हमें अपनी स्वेच्छा से आप हमारी हेल्प करो, जिस तरीके से हमें बल दो। लेकिन वो तो आप करोगे नहीं। आप करोड़ों रुपए, अरबों रुपए लॉयर को दे दोगे, जीवन मिट जाएगा, मरने के ऊपर आ जाओगे, लेकिन ना तो किसी को ये बात बताओगे, ना शेयर करोगे, घुट घुट के मरते रहोगे। अब यहाँ से बचना कैसे? आपके पास सारे एविडेंसेस, आप आधार कार्ड, आप जब आइए अंदर जाएं रूम में, सेक्स करें, तो आप ओपनली बताएं कि देखो अगर तुमको कोई दिक्कत है तो तुम अभी क्विट कर सकते हो। और इसके भी एविडेंस अपने पास रखो, वीडियो बना लो ना कि आई एम रेडी टू हैव। अपने एविडेंसेस आपको खुद क्रिएट करने पड़ेंगे। SMS करके जाओ 6 लोगों को कि मैं जा रहा हूँ इस लड़की के साथ। अपने दोस्तों को पता होना चाहिए, आपके वेल विशर्स को पता होना चाहिए। तो कैसे एविडेंस कोर्ट में एडमिसिबल होते हैं? ये SMS आप दिखा सकते हैं, आपके WhatsApp चैट्स दिखा सकते हो, आपके सारे जो कैमरा रिकॉर्डिंग्स आप वो पेश कर सकते हो। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि जब तक आप ये पेश करते हो तब तक बड़ी देर हो जाती है। वैसे ही कैरेक्टर एसेसिनेशन हो जाता है, सब कुछ आपका खत्म हो जाता है। तो फिर मैंने तभी कहा था रिस्क का गेम, रिस्क आप लेंगे। और फिर भी सामने वाले अगर पार्टी को पता है कि आप डरोगे नहीं, फिर वो बाल भी बाका। लेकिन आप बताइए ना, लड़के तो ये बोलेंगे कि अगर मैं आधार कार्ड मांगूंगा तो लड़की फिर वैसे ही ना कर देगी। मत आओ, सेफ खेलो ना भाई। सही बात है। मतलब आप खुद सोचिए, आपका करियर पहले है या ये सब चीजें। और लड़कियों के लिए भी एक सलाह है, आप मत सोचिए सिर्फ लड़कों के लिए सलाह देती हूँ। 76% ऑफ द रेप केसेस आर ऑन प्रिटेक्स्ट ऑफ मैरिज, राइट? ठीक है, तो भाई मैरिज के पहले लड़कियों को सेक्स करने की क्या जरूरत है? बहनों, इस देश की बेटियों, इस देश का अभिमान हो तुम। शादी से पहले मत किया करो सेक्स। लोग तो कहेंगे, और अगर शादी से पहले माई बॉडी माई, वो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं वो, माई बॉडी माई चॉइस। हाँ ठीक है, फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस, फिर रेप मत चिल्लाओ। शादी के पहले क्यों करना है सेक्स? मत करा करो ना। सही है। गिव टाइम, गेट मैरिड। बहुत सारे लोग, लड़कियां तो जो फेमिनिस्ट है वो तो ऑफेंड हो जाएंगी कि इन्होंने ऐसा क्या कैसे दिया। हाँ, तो वो ऑफेंड हो जाए, उनकी मुझे कोई दिक्कत नहीं उससे। लेकिन मैं ये नसीहत देना चाहूँगी, क्योंकि देखिए इसमें लड़कियों का ही जो है वो नुकसान है। क्योंकि प्रेगनेंसी किसको होती है? लड़कियों को। फिर डॉक्टर के पास कौन भागता है? लड़कियां। सही बात। और आपको बताऊं, मैंने कितनी लड़कियों के पर्सेस में से कितनी आईपिल और कौन सी गोलियां देखी हैं जो वो खाती रहती हैं और अपनी हेल्थ को खराब करती हैं। सही है। तो अल्टीमेट लूजर कौन रहा? लड़की रही यहाँ पे। तो फिर क्यों? मैं तो कहता हूँ लड़के या लड़की दोनों को ही प्री मैरिटल सेक्स से अवॉइड ही करना चाहिए अपना। पहले लड़कों को तो मैं यही बोलूंगा, करियर बनाओ, पैसा बनाओ, लेकिन फिर जाके शादी वादी तो हो जाएगी। 90% लड़के तो वहाँ पे डेटिंग ऐप पे लड़के लड़कियां बैठे हैं। आप उनको मना करते रहिए, वो नहीं सुनेंगे आपकी। उनको उसी में फन दिख रहा है। सही है, उसमें ही मजा दिख रहा है। उसमें उनको एक, आप देखिए ट्विटर जैसी एक ऐप पर लोग क्या कह रहे हैं, सोशल मीडिया पे क्या कह रहे हैं कि मेरा 75 का काउंट है। तो आप सोचिए, देश
देश किस ओर जा रहा है? ये कूल बनने के ये चक्कर कूल बनने के चक्कर ये तो हम वेस्टर्न कंट्रीज से लेके आ रहे हैं। डेटिंग ऐप भी तो वहीं से आई हैं। वहीं से आई है। हमारे यहाँ कौन सा डेटिंग का कोई कल्चर ही नहीं था हमारे तो डेटिंग का कोई कल्चर, हमारे तो डाइवोर्स का भी कोई कल्चर नहीं था। एग्जैक्टली। ये तो जब ये सब वेस्ट है। जब मुस्लिम इन्वेडर्स हमारे आए तो पहली बार तलाक शब्द हमारे देश में एंटर हुआ था। हाँ, सही बात है, तो एकदम हमारे agreed। देश में तो प्रथा तलाक थी नहीं हमारे। तलाक तो हमारी तो सप्त फेरे होते हैं। सब 7 जन्मों का साथ लिया जाता है। 7 अभी तो 7 दिनों का साथ नहीं बचा। सही और बात। जस्टिस गोगोई साहब जो हैं हमारे देश में, जो जस्टिस साहब है वो भी सेफ नहीं है, तो आम पुरुषों का क्या हाल होता होगा। सही बात। जस्टिस गोगोई का भी केस आपको बताना चाहूंगी, लेकिन अभी आप मैरिज से रिलेटेड पूछ रहे थे, तो मैरिज में भी यही है। ये तो डेटिंग एप्स का हो गया Dating कि apps आपको में बहुत केयरफुली careful डेट रहना। करना है, और फिर भी लड़कों को ही कॉन्सिक्वेंसेस बेयर करने हैं। इसकी चीज आप समझ के चलिए, तो फूक फूक के कदम उठाइए। हर चीज के एविडेंस आपके पास होने चाहिए, और अगर एविडेंस होंगे और आप अपने आप को उस तरीके से पोर्ट्रे करेंगे कि यू विल फाइट बैक। कभी भी उसको दिखाओ मत अपनी कमजोरी कि मैं कमजोर हूं, फाइट बैक करूंगा। जिस दिन वो मैसेज क्लियर कर दे, वो आपके ऊपर केस नहीं डालेगी, सही क्योंकि बात। मजे तो उसने भी बराबर के लूटे हैं। सेक्स होता तो सिर्फ लड़का नहीं मजे लूटता, लड़की बात भी है। उतने ही लूटती है। सही है। तो दोनों के मजे लिए थे। अभी हाल में ही मैंने किसी चैनल पे बोल दिया था, तो एक महिला बहुत चिल्लाने लग गई थी, ये कैसी लैंग्वेज है? तो मैंने कहा क्या लैंग्वेज क्या है? मजे लूटने की तो बहुत, तुम्हें मजा नहीं आता क्या? इसमें क्या है? अब रही बात शादी पे आ जाते शादी हैं। में, शादी का ये सीन है, मैं आपको शादी का कॉन्टेक्स्ट देता हूँ। शादी के लिए आज की डेट में एक तो पहले तो लड़कों की शादी नहीं हो रही बेचारों की। बहुत सारे लड़के बेचारे जब शादी के लिए जाते हैं तो लड़की वाले कहते हैं कि तेरा मकान है नहीं है, घर है नहीं है, कितना कमाता है, फलाना डिमका। वो बेचारा वैसे ही मोटिवेट हो जाता है, और फिर अगर वो शादी.com वगैरह पे जाता है लड़की ढूंढने, क्योंकि रिश्तेदार उसको लड़की बता नहीं रहे। उसके बाद शादी.com में सबसे बड़ा प्रॉब्लम, या शादी.com की नहीं, मैट्रिमोनियल पूरे साइट्स की बात कर रहा हूँ, जीवन साथी जितने भी हैं, इनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम लड़कों के सामने ये आती है कि यहाँ पे जैसे पहले के ज़माने में ये होता था कि हम परिवार की बारे में पता कर सकते थे, उनके फैमिली बैकग्राउंड चेक कर सकते थे। अभी फैमिली बैकग्राउंड कैसे चेक करें? मान लीजिए किसी बंदे ने धंधा ही बनाया हुआ है, लड़की ने कि मैं तो लूटने के लिए आई हूँ, शादी.com में नया प्रोफाइल बना के बैठ रही है, तो सबसे ज़्यादा ईजी टारगेट तो फिर लड़के हैं इस तरीके की साइट से। मैं आपको बता दूं कि मैरिज स्ट्राइक कुछ 4-5 सालों से हमारे भारतवर्ष में ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है। मैरिज स्ट्राइक, ओके, क्या होता है? और इसके लिए मैरिज स्ट्राइक मतलब कि लड़के शादी नहीं करना चाहते हैं। अच्छा। मैरिज स्ट्राइक, वो सिंगल रहना चाहते हैं। अच्छा, वो सिंगल रहना चाहता है। और 3-4 साल पहले मुझे यूके से, यूनाइटेड किंगडम से एक पत्रकार का फ़ोन आया था कि भारत, मैं आपका इंटरव्यू लेना चाहती हूँ कि भारत में मैरिज स्ट्राइक क्यों ट्रेंड कर रहा है। मैंने छोड़ते सार उनको बोला कि मैडम, लेडी थी, मैंने कहा मैडम आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? भारत में मैरिज स्ट्राइक ट्रेंड हो रहा है, आपको कौन सा मसाला मिल रहा है यहाँ से? सही है। तो उन्होंने बोला नो आई वांट टू राइट दिस स्टोरी, माय बॉस हैज टोल्ड मी टू कवर दिस स्टोरी, वी आर वेरी कीन ऑन इट। अच्छा चलो ठीक है। फिर मैंने उन्हें बताया कि मैरिज स्ट्राइक क्या होता है। जब लड़का किसी लड़की को के साथ शादी करे और वो बोल दे मेरा मैरिटल रेप हो गया है जी, मेरा फोर्स सेक्स हो गया है मेरे साथ, और उसको 10 साल जेल हो जाए, तो कहे के लिए लड़की ने शादी करनी है? क्या जरूरत है शादी करने की? पूरे परिवार को परेशानी में डाल दो, जेलों में डालो, खुद भी जेल में मरो, खुद भी 10 साल बाद बड़े क्रिमिनल बन के ही निकलोगे, और सारे हॉस्पिटल स्कूल वूल तो सब बंद करने पड़ेंगे, जेल ही बनानी पड़ेगी, सारे हस्बैंड्स को जेल में डालना है। तो ऐसे ऐसे कानून लाने की बातें करो तो मैरिज स्ट्राइक ही होगा देश में। इसलिए मैंने बताया उनको कि लड़के तो शादी नहीं करना चाहते। जो आप कह रहे हैं कि लड़के तो ऑलरेडी बहुत डरे हुए हैं, लड़के नहीं शादी करना चाहते। दूसरी बात जो आपने बोली कि लोग ये पूछते हैं कि कितना आपका बैंक बैलेंस है, हाँ बिल्कुल पूछते हैं। बैंक बैलेंस ही नहीं पूछते, वो पूछते हैं एसी कितने लगे हुए हैं घर में, बिजली का बिल कितना आता है, आप जरा शेयर करिए, जिससे कि वो अनुमान लगाते हैं कि कितना बिल आता है, तो कितने एसी लगे, कितना बड़ा घर होगा, कितने स्क्वायर फीट में है आपका घर, कितने लोग रहते हैं। अच्छा, पापा मम्मी तो साथ में नहीं रहते हैं, वो तो मरे होने चाहिए। अगर मरे नहीं है तो फूल माला के हाथ तो वो खुद ही डाल देती है, जा करके मार देगी। तो ये पूछते हैं। दूसरा ये पूछते हैं कि आपका लड़का, या लड़के से खुद ही पूछते हैं आप पिछले 5 सालों में कहाँ कहाँ विदेश घूम के आए? तो जब तुम कंगले तुम ही नहीं गए थे, ऐसे बोलती है लड़के, कंगले तू ही नहीं गया कभी, तुम्हें कहाँ लेके जाएगा? एक और केस बताती हूँ, बहुत ही दिलचस्प है। एक लड़की के साथ एक लड़के की काफ़ी दिन से शादी की बातचीत चल रही थी, फाइनलाइज हो गई थी शादी, रोका वोका भी हो गया था।
बस उसने रोके के बाद उसने कहा कि ए भाई मुझे एक बात नहीं पता थी कि तुम्हारे कुत्ते के साथ तुम्हारा बड़ा प्यार है, कुत्तों के साथ। तो उसने बोला हाँ मैं तो आई लव माई डॉग अ लॉट। तो उसने बोला कि ऐसा है कि मेरी ना मम्मी पापा को और मुझको, हम तीनों को कुत्ते से बड़ा डर लगता है। अच्छा। तो ठीक है कुत्ते को ना तुम वहीं छोड़ के आना अपने घर। तो उसने बोला कि कुत्ता तो एक ही रहेगा घर, या तू या वो। तो शादी कैंसिल हो गई थी। ऐसा बोल दिया उसने? अरे बाप रे। तो दिक्कत यहाँ पर ऐसी है कि हमने टू मच लिबर्टी दे दी अपनी लड़कियों को, और उसका गलत इस्तेमाल, जो कानून बने थे उनकी सुरक्षा के लिए, उसको वेपन की तरह यूज एग्जैक्टली यही हो रहा है। और वेपन की तरह यूज करके उस एक परिवार को थ्रेटन किया जाता है। जब एक लड़के को आप बार बार बोलोगे मैं तेरे को मार डालूंगी, तेरे परिवार को जेल करा दूंगी, तेरी बहन को जेल करा दूंगी, तेरी माँ को ना जेल में सड़वाऊंगी, और उस माँ को आप दवाई नहीं खाने दे रहे, खाना नहीं दे रहे, उसको थप्पड़ थप्पड़ मार रहे हो, उस बाप को आप कह रहे हो किसने मेरा रेप किया है। एक लड़का जो योगी की टीम में है, काम करता है, योगी जी सीएम योगी जो आदित्यनाथ जी, अच्छा, उनकी टीम में है एज पर हिम, आई डोंट नो, ठीक है। उसने बताया कि उसकी जो वाइफ है, उसने बोला कि मेरे हस्बैंड के पापा मुझे बाथरूम में देखने आते हैं सीढ़ी चढ़ के जब मैं नहाती हूँ। अच्छा। तो उनके पिताजी ओयो रूम में रहते थे, उसके और पूरा घर छोड़ के भाग गए थे। सब केस फाइल किया था उसने पुलिस में, सारा घर छोड़ के चला गया था। वो तो ओयो रूम में रहते थे। अरे बाप रे। बहुत बड़ा घर था उनका, 300-400 गज का। वो घर में नहीं रहते थे क्योंकि वो सीढ़ी चढ़ के जाते थे बाथरूम में देखने में बहू को, ऐसा एलिगेशन था। बताइए, ये तो कोई बात नहीं, चलिए वो ससुर तो चल फिर सकता। तो मेरे पास तो ऐसे ऐसे केसेस भी हैं जहाँ 80 साल के बुजुर्ग जो बेड रिडन है, पैरालिटिक अटैक आया हुआ है, बहू ने लिखवाया कि इसने ना मेरा रेप किया है। अरे बाप रे। उस पैरालिटिक अटैक वाला बुजुर्ग जो खुद को नहीं हिला सकता, वो रेप भी कर सकता है। मैं आपको ऐसे ऐसे केसेस बता सकती हूँ जहाँ माँ मर चुकी है और लिखवाया जाता है एफआईआर में कि माँ बड़ा प्रताड़ित करती थी, डोमेस्टिक वायलेंस। माँ तो शादी के पहले मर चुकी है। तो पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं, कुछ नहीं है। जो लेडी ने बता दिया, हाँ बस वो वर्बल जो एलिगेशन वो बस सही है। अभी एक लड़के ने, मुझे कौन सी जगह नहीं याद आ रही, उसने पूरे अखबार की कटिंग शेयर करी है कि जो उसकी वाइफ है उससे मेंटेनेंस ले रही है और विधवा पेंशन भी ले रही है, उससे मेंटेनेंस भी ले रही है। इंदौर कोर्ट में एक लड़के ने, भोपाल कोर्ट में सॉरी, एक लड़के को अरेस्ट कर लिया गया मेंटेनेंस के केस में, नहीं दे पा रहा था। अब उसने किसी तरीके से तिकड़ में लड़ाया, दिमाग में सोचा, बहुत गहन अध्ययन किया। उसने कहा ये बच्चा मेरा नहीं लगता। उसने अपने लॉयर को कहा डीएनए टेस्ट वेस्ट कराने के लिए। किसी तरीके से डीएनए टेस्ट बहुत आसान नहीं होता, लेकिन किस तरीके से उसने करवाया, और डीएनए टेस्ट में ये आया कि ये बच्चा तो है ही नहीं उसका। अच्छा। तो जब कोर्ट ने फटकार लगाई मैडम को, बहू को, कि भैया तो ये तो बच्चा ही इसका नहीं है, तो फिर कह रही है तो क्या वो मेरे को रिवेंज लेना था इससे, इसलिए मैंने ये किया था। आप मुझे ये बताइए, बहुत सारे जो व्यूअर्स पॉडकास्ट अभी तक देख भी रहे हैं, उनके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि डाइवोर्स के क्या रूल है इंडिया में। अगर किसी का डाइवोर्स हो रहा है तो एलुमनी कितनी वो देगा, या उसके क्या रूल है, या लड़के के हक में कोई कानून है नहीं है, या जितना लड़की मांगेगी उसको देना पड़ेगा, कैसे पूरा स्टेप बाय स्टेप एक बार बताइए। अगर लड़की डाइवोर्स मांगे तो वो प्रोग्रेसिव है, अच्छा, बहुत बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, और उसको डाइवोर्स मिलना चाहिए, तुरंत मिलना चाहिए, और उसके साथ पूरा तंत्र उसका साथ देगा, और पार्टी में भी लोग आएंगे, और उसके डाइवोर्स को फ्लॉन्ट किया जाए। आजकल डाइवोर्स पार्टियां चल रही हैं। फ्लॉन्ट मैंने बोला तो इसीलिए तो मैंने ये वर्ड यूज किया है कि उसको डाइवोर्स पार्टी को फ्लॉन्ट किया जाएगा, और डाइवोर्स को बहुत सेलिब्रेट किया जाएगा। ये तूने बड़ा ब्रेव डिसीजन लिया। ब्रेव डिसीजन। वहां तेरे को तड़पाया जा रहा था, तू आ गई है। लेकिन ये लड़की, माइंड यू, इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा, और अगर लड़का डाइवोर्स मांग ले, ये गुड फॉर नथिंग, 0% था, कुछ नहीं कर पाया जिंदगी में। इसने सबको दुखी किया है, परेशान किया है, इसको करोड़ों रुपए देना पड़ेगा। अब डाइवोर्स मांगा, इसको तो पैसे भी देने पड़ेंगे, और टाइम भी जाएगा, और गोल्डन पीरियड भी, पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। पैसे क्यों देगा वो? जैसे मान लीजिए लड़का 25-30 हज़ार रुपए कमाता है, अब उससे अगर लड़की बोलेगी मेरे तो 20 हज़ार रुपए लूंगी, तो वो लड़का कहाँ से लेके आएगा? क्योंकि कोर्ट कहता है बैक बोरो स्टील पे योर वाइफ।
आप एक तरफ कहते हैं कि इक्वालिटी, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि भाई लड़की का भी वो देखेगा, फिर वो कैसे बात होती जिस है? दिन कोर्ट में इक्वालिटी आ गई रियल सेंस में या हमारे समाज में आ गई तो ये चीजें ही खत्म हो जाएंगी। इक्वालिटी है कहाँ रियल सेंस में? तो ये तो मैं कहूंगी कि ये सबसे श्रापित वर्ड है। आप मुझे बताइए, एक बंदा 50,000 या कोई MNC में काम कर रहा है, उसकी वाइफ ने इल्जाम लगा दिया, जी। डाइवोर्स का केस हो गया और कोर्ट ने कहा कि भाई, कोर्ट किस बेसिस पे डिसाइड करता है कि उसको कितनी एलिमनी मिलनी चाहिए या फिर जितना लड़की बोलती है उतना नहीं मिलेगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। जैसे ही आपके ऊपर केसेस आते हैं, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि बड़े सारे मल्टीपल केसेस डाल दिए जाते हैं हस्बैंड के ऊपर। मल्टीपल केसेस, अच्छा। उसको बड़ा मुश्किल होता है इतने मल्टीपल केसेस को हैंडल करना। उसके बाद एक समाज में जो एक उसको शर्म महसूस होती है, एक जो लॉयर नोच नोच के खाता है, एक जो उसकी नौकरी डे वन पे चली जाती है, जैसे ही उसके ऊपर केसेस आते हैं ज़्यादातर कंपनीज निकाल देती हैं, तो बहुत सारे प्रेशर्स आ जाते हैं उसके, फैमिली का प्रेशर, बॉस का प्रेशर, फ्रेंड्स का प्रेशर, लॉयर का प्रेशर, बहुत सारे प्रेशर। दूसरी बात यहाँ पे आती है कि उतना सारा पैसा उसको, जो उसको लगता है कि यार इतनी मेहनत से कमाया हुआ पैसा देना पड़ेगा, इतना सारा पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि जो कोर्ट है वो बहुत बायस्ड है। वो कहती है बेग, बोरो, स्टील, यू हैव टू पे योर वाइफ। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोर्ट अंधी है जब आप अपने एविडेंसेस, अपने फैक्ट्स कोर्ट में प्रेजेंट करते हैं। लेकिन इसमें लड़के को क्या मिलता है? तारीख पे तारीख। एंड जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। राइट। तो लड़का धक्के खा खा के परेशान हो जाता है। उससे मांग की जाती है, जी हमको 2 करोड़ दे दो, 50 लाख दे दो। आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट। आउट ऑफ कोर्ट की भी होती है बातें, इन कोर्ट की भी होती हैं बातें। कोर्ट में भी बहुत बड़ी बड़ी मांगे, बड़े फेक एलिगेशन, एक एलिगेशन के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा। और जो हमारे जज साहब हैं वो कॉम्पिटेंट नहीं होते, क्योंकि क्या होता है 6 महीने बाद जज बदल जाता है। तो फैमिली कोर्ट के स्पेशलिस्ट, मैंने ये राय कई बार दिया है, एडवाइस दिया है कि जो फैमिली कोर्ट में जो जजेस एक्सपर्टाइज करें उनको भी रखना चाहिए, जो इन मैटर्स को समझ सके, जो इनकी संगीनता को, इनकी जो सेंसिटिविटी उसे समझ सके, उन्हें डील करने के लिए दिया जाए। कभी वो क्रिमिनल में है, कभी सिविल वो देख रहा है, तो ऐसे ये सारे तो सेंसिटिव तो है ही नहीं वो। हाँ, वो सेंसिटिव, उसके लिए तो बस एक केस है कि ये एक दिन में आधे घंटे में इसको देना है, निपटाना है। तो वो कैसे होगा? और लड़कियां जो इतने पैसे, अब एक और आपको बता दूं बात की, जजेस को अपग्रेड तब किया जाता है जब वो लड़कियों के केसेस ज्यादा हैंडल करे हो और उनकी तरफ की बात करें। बायसनेस बहुत है। अच्छा, ये है कि अगर लड़कियों के केस में हक सुनाएगा तो उसको ज्यादा प्रमोशन मिलेगा। कहाँ कौन पैसा लगा रहा है ऐसे लोगों पे? ये सारी फेमिनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो बाहर से क्यों पैसे मिल रहे हैं? देश तोड़ने वाली ताकतें हैं। इसी तरीके से तो फैमिली टूटेगी। अच्छा, डाइवोर्स होगा तो 2 फ्रिज बिकेंगे, टूट गई फैमिली। 2 टीवी बिकेंगे, 2 वॉशिंग मशीन बिकेगी। अच्छा, ये इसके पीछे ये साइकोलॉजी, ये सारी भी कमोडिटीज सेल होंगी, घर बिकेंगे। गॉड। अच्छा, हर चीज अलग मतलब अलग ये होगी। इस लेवल तक का दिमाग लगाया गया है कि उन्होंने कहा कि 3 फैमिली बनेंगे, 3 कूलर, 3 AC, 3 गाड़ियां बिकेंगी। तो ये सब तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि कैपिटलिस्टिक कंट्रीज के प्रोपोगेंडास है। यस, टू सेल देयर थिंग्स, टू डिवाइड द कंट्री, टू डिवाइड द जेंडर्स, डिवाइड एंड रूल। तो अब हस्बैंड्स को क्या होता है कि उनको कोर्ट पे कोर्ट केस जाना पड़ता है, बड़ी परेशान। अतुल सुभाष को मान लीजिए, हम अतुल सुभाष की बात करें, 20-25 बार उसको वहां से बैंगलोर से वहां जाना पड़ रहा था। क्या नाम बोलते, जहाँ पे केस चलता है वहां जाना, जौनपुर। तो चलो, अतुल सुभाष एक इंजीनियर था, बहुत अच्छे पैसे कमा रहा था, तो वो बाई एयर जा सकता है। लेकिन बाई एयर पे भी जाने के लिए 2-3 दिन तो चाहिए ना। एक दिन केस की डेट है, 1-2 दिन ट्रैवल करने के लिए चाहिए ही ना। चाहिए। अब जो रेलगाड़ी से जाएगा उसको तो 2 दिन, उसको तो हफ्ता 10 दिन चाहिए। 2 दिन तो एक रेलगाड़ी से आप पहुंचोगे एक जगह पे। सही बात है। फिर उसके बाद लेट सेट हो रही है, कितना माइंड उसका प्रेशराइज होगा, कितना स्ट्रेस आएगा। आप बताओ कौन सी प्राइवेट कंपनी आपको हफ्ता 10 दिन की छुट्टी दे दे? कोई नहीं देते। तो नौकरी से जाएगा वो, तो नौकरी गई। और जितने भी लड़के इस तरीके के होते हैं, वो चाहे किसी भी ओहदे पे हो, उनकी मेंटल कैपेबिलिटीज खत्म हो जाती है। चाहे आप सुशांत सिंह राजपूत, मीटू केस था उनके ऊपर 2018 में। आपके व्यूअर्स को कभी नहीं पता होगा कि मीटू केस था सुशांत सिंह राजपूत। इतना प्रेशर था उसके पास, जब भी नई मूवी आती थी, नया प्रोजेक्ट आता था, तो काम करना चाहता था। बहुत ही अच्छा, जो चांद पे घर लेने का सोच सकता है, कितना अच्छा माइंडसेट वाला लड़का था वो। लेकिन उससे क्या पूछते थे, अरे भाई वो तुमने मीटू कैसे किया था, ये जरा बताना तुम पहले। और मीटू वाले केस में क्या है, मतलब अभी क्या हुआ है? उनका मीटू केस कभी भी ऐसे सुनने में नहीं आया। उनकी जो एक्ट्रेस थी, उन्होंने ही फाइल किया था, और उन्होंने बोला 1 महीने के बाद कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था, मुझे तो पता ही नहीं ऐसा कुछ आया है। लेकिन तब तक तो डिस्ट्रक्शन हो चुका था ना। मीटू केस था उनके ऊपर, और उससे वजह से बहुत मेंटल ट्रॉमा में थे। और उनकी जो गर्लफ्रेंड थी,
रिया चक्रवर्ती उन्होंने भी कोई साथ नहीं दिया उनको उस मेंटल ट्रॉमा में से निकालने का, बल्कि वो और मेंटल ट्रॉमा में जाते गए, और उसके बाद जो हुआ है वो सारा देश जानता है। राइट राइट राइट। तो बहुत ज़्यादा चाहे मैरिज हो, प्रताड़ित जो होता है वो पुरुष ही होता है, क्योंकि उसकी कहीं सुनवाई नहीं है ना। चलिए डे वन से कुछ ना कुछ गड़बड़ चलती है। हनीमून पे लोग कितना मार पिटाई करके आ रहे होते हैं। लेकिन आजकल ये भी केसेस आ रहे हैं। बताएं किसको सुनने वाला हनीमून पे लड़ाई करके आ रहा है, बताएंगे किसको? बताए किसको? क्योंकि होता क्या है, हनीमून पे वो कह रही तुमसे सही से नहीं हो रहा, वो ठीक करता है। वो कहता है सही बात है। वो अच्छा करता था, मैं अच्छा नहीं कर रहा। कौन था भाई? आधी रात को लड़ाई चालू। कौन था भाई? तू बता दे, नाम तो बता दे, नाम तो बता दे। सही बात है। तो पास्ट एक लड़कों को ये कहना चाहूंगी, शादी से पहले बैठ जाओ लड़की के साथ, कमरे में बैठो, बाहर बैठो, लॉन में बैठो, जहां बैठो, कैमरे के नीचे बैठो, और उससे बोलो कि जो भी पास्ट है तेरा, तू भी अपना बता दे, मैं भी अपना बता देता हूँ। हम राजी होंगे तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो नहीं बढ़ेंगे। फाइनेंशियली तू कितना मुझसे चाहती है वो भी बता दे। मैं अगर उतना कर पाऊंगा तो तेरे से शादी करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं तो मेरी तो उठानी ही है, मेरे तो नाम पे लिखी हुई, मैंने तो उठानी। तू कितनी उठाएगी तू अपना बता दे। कौन सी ईएमआई तेरे पैसे से जाएगी? क्योंकि वर्किंग तो दोनों है। इन सब चीजों पे कोई लड़के बात नहीं करते। यहीं पे मुझे लगता है फंसते हैं। तो ये सारी लड़ाइयाँ इन सब चीजों की है। और जितने भी गिफ्ट हैं जी दिए गए उसको डॉक्यूमेंट करिए, वीडियो बनाइए और डॉक्यूमेंट करिए, सिग्नेचर कराइए एक एक बंदे से जो दोनों फैमिलीज के हैं, लड़की वालों से भी लड़के वालों से, और उसको दोनों को दे दीजिए। क्योंकि जब डाइवोर्स का केस आता है ना, तब बोलते हैं मेरा 20 तोले का सोने का हार दिया, 1 तोले का भी नहीं, तो बताते 20 तोले का है। सही बात है। तो हम लड़कों को कहते हैं सब तुम ये होमवर्क करते ही नहीं हो, सारी चीजें करते नहीं हो। अब जब फंस जाते हो, फिर बिल्कुल फंस जाते हो, मरने की हालत पे पहुंच जाते हो, तब हमारे पास आते हो। सही बात। अब मरना थोड़ी ना कोई सोल्यूशन है, फाइट बैक करना पड़ेगा भाई, फाइट बैक करो। और हम ये कहते हैं कि जस्टिस मिलेगी, फाइट बैक करो। तो ये रेड फ्लैग्स उनको रोज रोज दिखते हैं, वो कुछ देखना ही नहीं चाहते, ना शादी से पहले ना डेटिंग करते वक्त। लड़कियां बड़े मुझे लगता है कि इन सब मामलों में बहुत कम सोचते हैं। हाँ, उनको चाहिए कि लड़की मेरे से बात कर रही है, वही बहुत बड़ी बात हो गई। लड़की आगे से आगे का सोच के चल रही है। हाँ, कोर्टशिप पीरियड 1 साल का होना चाहिए, जिसमें परिवारों को मिलो। exactly. लड़की को मिलने से नहीं होगा। लड़की के पास तो, लड़के और लड़कियों दोनों के पास तो बहुत सारे मुकड़े हैं। हाँ, क्योंकि शादी सिर्फ लड़का लड़की की नहीं होती, दोनों परिवारों की होती है। अगर इन लॉज भी बेकार मिल गए तो लड़के की जिंदगी झंड कर देंगे। तो इसलिए मिलो, परिवारों से मिलो, उनसे बहुत बार मिलो, उनके साथ बैठो, उनका माइंडसेट समझो। कोई जल्दी नहीं है। तुम्हारे पास पैसा है ना, 80 साल के लड़के को भी मिल जाए, 80 साल के बड़े बुजुर्ग को भी मिल जाएगी शादी करने लायक लड़की। सही बात है। पैसा होना चाहिए। सही बात है। तो मैं तो ये कहूंगा लड़कों को पैसे कमाओ, पहले करियर बनाओ, पैसा बनाओ। और जो लड़का अपने माँ बाप को वाइफ के कहने पे दुत्कार देता है, समझ लीजिए उल्टी गिनती शुरू हो गई। एक बहुत बड़े एंकर साहब की कजन का कॉल आया था मुझे। इस देश के बहुत बड़े एंकर है वो, नाम नहीं लेना चाहूंगी। उनकी कजन का कॉल आया था। उनकी जो कजन के जिनका कॉल आया था, उनकी जो वाइफ है, उनका बॉयफ्रेंड रह रहा घर में, और वो दरबदर की ठोकरें खा रहे हैं। वाइफ का बॉयफ्रेंड घर पे रहता है और वो दरबदर की ठोकरें खा रहे हैं। भगवान। तो वो कुछ नहीं कह रहा है उसको, वो कुछ नहीं कर, वो इतना प्रेशराइज हुआ है कि अपने वाइफ के बॉयफ्रेंड को घर पे रखवा रहा है। इतने केसेस डाल रखे हैं। अरे बाप रे, इतने केस। और वो अपने घर में खुद नहीं जा सकता, उसमें उसके कुछ बॉन्ड्स कई कुछ पड़े, वो नहीं निकाल पा रहा वो। तो मैम ये जो आपने बात बताई, मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। और अभी मैं आपसे पूछना चाहूँगा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और, आजकल लोग अरेंज मैरिज करते हैं, लव मैरिज करते हैं, पहले आपके हिसाब से कौन सा सही है? और दूसरा, क्या लव मैरिज से ज़्यादा अरेंज मैरिज सेफ रहती है, या फिर अरेंज मैरिज वालों को क्या ध्यान रखना चाहिए, लव मैरिज वालों को क्या ध्यान रखना चाहिए, उसके बारे में आप ज़रूर बताएं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहता है। देखिए, अरेंज करिए, लव करिए, मैरिज सस्टेन करनी चाहिए। मैरिज एक बहुत बहुत सोच समझ के आपको करनी चाहिए। और जब आपने कर ली है और पहले ही डिसाइड कर लिया है कि दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसको अच्छे से निभाइए। माँओं को मेरा ये कहना है कि अपनी बेटियों को छोड़ दीजिए, उन पे इंटरफेरेंस कम करिए उनकी लाइफ में, और उनको आपने आत्मनिर्भर बना दिया। मोदी जी ने जैसे कहा था बेटियों को आत्मनिर्भर बनाना है, आपने उन्हें आत्मनिर्भर बना दिया, पढ़ा दिया, लिखा दिया। इतना बड़ा जो है आपने एक दायित्व माँ का निभा दिया। अब बेटी को, इतना ज़्यादा समझदार बेटी है आपकी, वो देख लेगी, टैकल कर लेगी सिचुएशन, उसको डील करने
करने दीजिए और उसको समझा के भेजिए कि वो उसका परिवार है और उसको जितने जल्द से जल्द प्यार से वो अपनाएगी उसका उतना ही फायदा है, और उसको आपकी जो वन साइडेड एडवाइस है वो उसके परिवार को खत्म कर देगी। सही बात कह रहे और हैं। डाइवोर्स की तरफ ले जाएगी। तो उसमें भी तो आप कभी खुश नहीं होंगे ना जब आपकी बेटी का घर टूटेगा। तो इसको ऐसा समझिए कि आपके कम इंटरफेरेंस से उसकी लाइफ सक्सेसफुल होगी, और उस पति पत्नी को एंजॉय करने दीजिए और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने दीजिए। उनके बच्चे भी होंगे और इस तरीके से वो परिवार फलेगा फूलेगा। तो मैम आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से चीज़ों को बताया, और मैं व्यूवर से भी कहना चाहूँगा कि हमारे देश में ना लोग इन सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं देते। उनको लगता है यार छोटी सी तो बात है, क्या करना है, कौन पूछेगा फाइनेंशियल्स के बारे में, कौन पूछेगा परिवार के बारे में। बट मेरे दोस्त, अगर आप शादी करने वाले हो तो सारी चीज़ों पर कि आपकी फैमिली वैल्यूज़ क्या है, आप शादी के बाद फैमिली के साथ रहना चाहते हैं, नहीं रहना चाहते, आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है, उस पर बात करें। शादी के बाद खर्चे कौन उठाएगा, अगर फीमेल भी पैसे कमा रही है, वाइफ भी आपकी पैसे कमाने वाली है, जॉब करती है, तो उनसे पूछे कि इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। इन सारी चीज़ों पर खुल के बात करें, क्योंकि ज़्यादातर लड़ाई जो है वो यहाँ पे पैसों को लेकर ही होती है। ज़्यादातर लड़ाई जो है वो माँ बाप को लेकर ही होती है। छोटी छोटी बातों पे होंगी, आपको पता नहीं लगेगा और घर टूट जाएगा। इस चीज़ का खासकर ध्यान रखें। मैम, इसके अलावा एक और क्वेश्चन है मेरा कि आजकल बहुत सारे कपल्स लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, ये कितना खतरनाक है? क्योंकि हमने वेस्ट को मानते हुए लिव इन रिलेशनशिप को कैजुअल तो बहुत बना दिया है, कोर्ट ने भी इसकी अनुमति दे दी है कि भाई ये लोगों की इंडिविजुअल चॉइस है। बट आपका क्या मत है इस बारे में, आप लोगों से शेयर करें। देखिए, आपकी चॉइस है, लिव इन आपने चूज किया है। इसके बहुत साइड इफेक्ट्स हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है लिव इन में रहने के लिए, क्योंकि लिव इन में हमेशा ये देखा जाता है कि वो सिर्फ और सिर्फ इसमें एक्सपेरिमेंटेशन ही कर रहे होते हैं, और आखिर में बस पहले इस्तेमाल करो के चक्कर में कितना इस्तेमाल कर लेते हैं कि वो कुछ समझ ही नहीं पाते कि असली में किसके साथ उन्होंने रहना है। तो वो बहुत ही कंफ्यूज स्टेट होती है, और सबसे बड़ी मुश्किल आती है उन बच्चों की जो लिव इन में पैदा होते हैं। ना वो माँ रखती है ना बाप रखती है, वो अनाथालय में जाते हैं वो बच्चे। तो ऐसे बच्चों को आप क्यों जन्म दे रहे हैं? जब आप एक हस्बैंड वाइफ भी नहीं बनना चाहते, एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की तरह भी नहीं रहना चाहते, तो माता पिता क्यों बन जाते हैं? तो आप 2 जिंदगियों को नष्ट कर रहे हैं, और तीसरी जिंदगी जो नई आने वाली होती है उसको भी नष्ट कर रहे हैं। बेवैर, आप इसमें मत पड़िए अगर आप इसे सही तरीके से नहीं समझ सकते। ठीक है, कोर्ट ने आपको अनुमति दे दी है लिव इन में रहने की, लेकिन क्या आप इतने मैच्योर्ड हैं कि आप लिव इन में रहना चाहेंगे और लिव इन को सही तरीके से समझ पाए हैं आप? वो वेस्ट का कल्चर है, हमारी भारतीय कल्चर में इसकी कोई भी जगह नहीं है। लेकिन फिर भी मैं तो कहूँगी, यंग हो आप लोग, युवा हो, आपको ये लगता है कि नहीं हर बात में एप करना है वेस्ट को और वेस्टर्न कल्चर के तहत आपको लिव इन में रहना है, तो कॉन्सिक्वेंसेस आप ही को बेयर करने पड़ेंगे। लड़कों को रहेंगे, और वो सारे सिर्फ और सिर्फ लड़के के। रेप चार्ज तुम्हारे पर ही आएगा, शादी का जोर तुम्हारे पर ही आएगा, और प्रोलॉन्ग लिव इन इज इक्वल टू मैरिज। आपको सारे वो, आपको लगता है कहीं आप मेंटेनेंस से बच जाओगे, कभी नहीं बचोगे। और जितने भी आपके पर जितना प्रेशर डाल सकते हैं एक वाइफ, उतना ही प्रेशर वो लड़की भी डाल सकते हैं, तो आप कहीं बच नहीं पाओगे। तो आप ये आपकी सिलेक्ट करना है कि आप सप्त फेरे करना चाहोगे या लिव इन में रह करके नया सेक्स एक्सप्लोर करना पाओगे, क्योंकि एक लिव इन से तो मन भरता नहीं, दूसरा फिर तीसरा फिर चौथा, विच इज नेवर एंडिंग। क्योंकि दिल मांगे मोर, क्योंकि वो ना पर्सनल लाइफ में सेटिस्फाइड है, जो पर्सनल लाइफ में सेटिस्फाइड नहीं होगा प्रोफेशनल में जाकर के फ्रस्ट्रेटेड रहेगा। साथ में जो एक में आपने पाया वो दूसरे में नहीं पाएंगे, जो दूसरे में पाया वो तीसरे में नहीं पाएंगे, फिर चौथे में नहीं पाएंगे। तो देयर इज नो सेटिस्फैक्शन लेवल, नो कॉम्पिटिशन। यहाँ पे तो आप कॉम्पिटिशन जोन में ही रहे कि वो वाला ऐसा था, ये वाला ऐसा नहीं है, वो वाला ऐसा, तो आप कैसे सक्सीड कर सकते हो? इट्स इम्पॉसिबल। जो एक मैरिज की, जो हमारे भारतवर्ष में एक विवाह नाम की जो संस्था थी, उसे बहुत सोच समझ के बनाया गया था। अब जो लोग सोचते हैं ये पुरानी है, ओल्ड डेटेड है, ये है वो है, और वो लिव इन को अपनाना चाहते, तो बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस है जो बेयर करना चाहोगे। फिर भी आप मत करो शादी, लिव सिंगल, डोंट मैरी इफ यू कांट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अगर आप नहीं जानना चाहते, आप इस बंधन में नहीं बनना चाहते, आप एक दूसरे को कंपेनियनशिप नहीं देना चाहते, आप एक प्यार के बंधन में नहीं बनना, तो रहने दीजिए, सिंगल रहिए। कौन जबरदस्ती करा? और खासकर एम्पावर्ड विमेन के लिए तो सही है भाई। एम्पावर्ड वुमेन को जो फ्रीडम उनके पास हर चीज की है,
उनको क्या जरूरत है शादी करने की, until and unless they want to take up the responsibilities, क्योंकि वन साइडेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं चल सकती। हस्बैंड कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लेगा, सही है। कुछ वाइफ को भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठानी पड़ेंगी। मिसेस मूवी में आई थी आपने, उसमें देखा कि 2 टाइम की रोटी बनानी कितनी मुश्किल, कितना स्ट्रगल, कितना स्ट्रगल लग रहा है। मैं तो मिस्टर बनाना चाहती हूँ, मैं तो लड़कों का स्ट्रगल दिखाना चाहती हूँ। सुबह दांत मांजने से लेके रात के सोने का, कूलर भरना है, एसी का देखना है, बिल कितना आ गया, ये कितना हो गया, EMI कहाँ से जाएगी, कार में डेंट आ गया है वो कैसे ठीक होगा, पिताजी की दवाई नहीं आई है, माताजी के घुटने में दर्द हो रहा है, मेरे बेटे का एडमिशन नहीं हुआ, अस्पताल जाना है, ये करना है, वो सब। मैं उनके भी स्ट्रगल के बारे में बात करना चाहूँगी, जो सुबह के दांत के मंजन से रात के सोने तक भी उनको नींद नहीं आने देता। सही बात है। देखिए, मैंने बहुत साल पहले, आज से 8-10 साल पहले मैंने मुंबई बहुत बार गया, और मैं चाहती थी, मैं प्रोड्यूसर डायरेक्टर से मिली वहाँ पे, मैं चाहती थी कि ये लोग मूवी बनाएं इस पूरे सब्जेक्ट के ऊपर, जो मेल्स के साथ अन्याय हो रहा है, मेन की बात के ऊपर मूवी बनाए, मेल सफरिंग्स के ऊपर मूवी बनाए, इस पूरे की बात को एक मेन कोर्स बनाए, क्योंकि मीडिया भी बचता है इससे बात करने के लिए, और कोई मूवीज़ नहीं बनती, और मूवीज़ तुरंत इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। तो किसी ने आगे ही नहीं बढ़ा, तो मैंने सोचा भी ये तो बड़ी गड़बड़ है, कोई आगे नहीं बढ़ रहा। तो जब कोविड आया था 2019 के एंड में, मैंने एक ख्याल बनाया कि नहीं, मुझे खुद ही करना पड़ेगा ये काम। आपने कुछ चीज़ ठान ली है, जहाँ चाहे बाहर आए, जहाँ चाहे बाहर आए, तो आपने ठान ली, मैंने ठानी थी, और मैंने इस मूवी को बनाया। 2 मूवीज बनाई है आपने। हाँ, ये तो द कर्स ऑफ मैनहुड डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, इसको आज तक ने मेरे कवर भी किया था इसको, ठीक है। और वो इसी की स्ट्रगल्स के बारे में उन्होंने मुझसे बात भी करी थी, और मैंने उनसे सारी बातें साझा की थी, ठीक है। और इसको हमने अपने चैनल पे डाला हुआ है, मेरा यूट्यूब चैनल बरखा त्रिहन 16 के नाम हम से, उसका लिंक जरूर डालेंगे आपकी मूवी का, और इसको रिपब्लिक ने इसका ट्रेलर भी दिखाया था। ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो एक तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा, आप इतने अच्छे कॉस्ट पे मूवी आपने बनाई है, थैंक यू सो मच। इसके अलावा आपने वन साइडेड लव नाम से और बनाई है। हाँ, मैं ये दिखाना चाहूंगी, आप लोग देख सकते हैं। दैट्स ग्रेट। अभी मैंने हाल में ही एक 18 मिनट की शॉर्ट फिल्म बनाई है, वन साइडेड लव। दैट्स ग्रेट। इसमें हमने 18 मिनट में ये दर्शाया है कि कैसे सेक्सुअल हैरेसमेंट के फर्जी केसेस लड़कों के ऊपर डाले जाते हैं। अब जैसे ही ये सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस आता है लड़के के ऊपर, वो सुसाइडल हो जाता है, और फिर पूरा समाज उसका साथ छोड़ देता है। बॉस कहता है तुम्हें कहीं और नौकरी नहीं मिलेगी, वो थक हार के टूट जाता है, और फिर सुसाइड करने की वर्ष पे होता है, हमें ढूंढता है, और हमें मिलता है, और हम उसे कहते हैं, एनकरेज करते हैं कि फाइट बैक करो, सुसाइड करना कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसमें 2 मैसेजेस है इस मूवी में। एक तो पहला कि यस, फर्जी केस डलते हैं लड़कों के ऊपर ऑफिस पॉलिटिक्स के चलते, और दूसरा ये है कि लड़के मरने की कगार में जो है उनके लिए सुसाइड मत करो। सुसाइड करने से केस नहीं खत्म होता भाई लोगों, केस चलते रहते हैं। मानव शर्मा का केस चल रहा है। मानव शर्मा जो लड़का TCS मुंबई में काम करता था, वहां मैनेजर था, 29 साल का सिर्फ लड़का, आज भी उसके माता पिता बहन उस केस को लड़ रहे हैं, फाइट कर रहे हैं। चारों की गिरफ्तारी हम सब ने मिलकर के, मैंने बहुत उस पर काम किया है केस पे, और उसकी बहन ने सबसे ज़्यादा काम किया, पिता ने, और उस केस में चारों लोगों को गिरफ्तार किया है। मतलब मानव शर्मा की सास को, ससुर को, साली को, और पत्नी निकिता शर्मा को, इन चारों के ऊपर चार्जशीट भी हो चुकी है। अभी हाल में ही चार्जशीट हुई है। लड़की जो पत्नी थी वो भाग गई थी अहमदाबाद से, उसे कैश प्राइज भी रखा गया था, फिर भी नहीं मिल रही थी, अहमदाबाद से उसे पकड़ा गया है। तो बहुत मुश्किल होता है, मर जाने से कुछ हल नहीं होता। अब ये देखिए, ये बहन जिसका एक भाई मर गया, एक माँ की गोद सूनी हो गई, एक पिता का संसार उजड़ गया, क्या हम उस मानव को वापस ला सकते हैं? तो मैं यही कहना चाहूंगा, आपने बहुत बेहतरीन तरीके से लोगों को इसके बारे में आगाह किया है, और मैं व्यूअर से भी कहना चाहूंगा, भाई अगर लिव इन में रह रहे हो तो खतरे की घंटी लड़कों पर ही ज्यादा है, लड़कियों पर तो है ही है। अगर आपको गलत लाइफ पार्टनर मिल गया तो आपकी जान तक ले सकता है, ऐसी भी चीजें देखी गई है, पास्ट में केसेस हुए हैं। लेकिन अगर लड़कों को गलत पार्टनर मिल गया तो वो आपकी एक कंप्लेन से लाइफ भी बर्बाद कर सकता है। तो आई वुड हाईली अवॉइड, लड़कों और लड़कियों दोनों को मैं बोलना चाहूंगा इस पॉडकास्ट के थ्रू कि लिव इन में बिल्कुल मत रहो, ये बिल्कुल सही चीज नहीं है एज पर आवर अंडरस्टैंडिंग। आपको अगर इतना ही प्यार है लड़की से तो आप उससे शादी करिए, वो आपकी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट को दिखाएगा और आपकी लाइफ बेहतरीन बनाएगा। इसके अलावा जो लड़के स्कूल कॉलेज में हैं और लिव इन के चक्रों में पढ़ रहे हैं, कि तो भाई पहले पैसे कमा लो, क्योंकि जिसके साथ तुम लिव इन में रह रहे हो ना, वो भी उसी लड़के के साथ चली जाएगी जो अच्छे पैसे कमाता है। ये एक सच्चाई है लड़कों के लिए कि अगर आपके पास पैसा है
तो आपके पास लड़की टिकेगी, क्योंकि लड़की भी स्टेबिलिटी देखती है, लड़की प्यार नहीं देखती है, राइट? तो लड़का हो या लड़की, अपना करियर बनाओ, अच्छे पैसे कमाने लायक बनो, क्योंकि पैसे का मालिक बनने के लिए पहले लायक बनना पड़ता है, पहले कॉम्पिटेंट बनना पड़ता है। बाकी आप अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो। थैंक यू सो मच बरका मैम, आप हमारे पॉडकास्ट में आए और मुझे लगता है ये एक बहुत ही हेल्दी डिस्कशन हुआ, जहां हमने डिस्कस किया कि फेक जो केसेस लड़कों पे लगाए जाते हैं उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, उससे कैसे बचा जा सकता है, उस पर हमने बात की। और मैं व्यूअर्स से भी कहना चाहूँगा इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारा ये जो पॉडकास्ट है वो जिस लेवल की अवेयरनेस फैला रहा है उससे बहुत सारे लड़के सेव होंगे। आने वाले केसेस में हो सकता है अतुल सुभाष जैसे केस हमें ना देखने को मिले। यही हमारी आप समझ लीजिए कि इच्छा है कि जो इंसाफ है वो दोनों तरफ से दिया जाए। मैं ये समझता हूँ, ये जानता हूँ, और इस पॉडकास्ट से बरका मैम के साथ डिस्कस करके मैंने ये भी जाना कि मेंस को लेके जो हमारे देश में कानून है वो बायस्ड है, वो वैसे नहीं है जैसे विमेंस के लिए है। इस पॉडकास्ट से हमारा मैसेज ये नहीं है कि आप हर चीज में लड़की को टारगेट करो या विमेंस को टारगेट करो। हमारा मोटिव यही है कि जब हम जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं तो इक्वालिटी ग्राउंड लेवल पर भी नजर आनी चाहिए, राइट? और मैं ये चाहूंगा कि अगर इस पॉडकास्ट को ज्यादा से ज्यादा फैलाए, ज्यादा से ज्यादा लोग देखें, एक मूवमेंट बने ये, ताकि गवर्नमेंट इस पे आवाज उठाए और इससे रिलेटेड कानून बनाए। और मैं ये भी कहना चाहूंगा, शादी एक बहुत ही अच्छी चीज है। अगर आपकी एक अच्छे पार्टनर से शादी हो जाती है, चाहे वो लड़का हो या लड़की, तो उसकी जिंदगी बहुत खुशहाल हो जाती है। मैरिज को स्कैम इसलिए हमने इसका टाइटल दिया है या थंबनेल में इसलिए नाम रखा, वी थिंक कि आज की डेट में बहुत सारे लोगों ने मैरिज को एक स्कैम या एक धंधे की तरह बना लिया है, जिससे शायद बहुत लोगों को पता भी नहीं है और इसका शिकार हो जाते हैं और लाखों रुपए उनके लगते हैं, और जो पैसा खर्च होता है, टाइम खर्च होता है, वो अलग से। तो इन सब चीजों को समझ के रहे, अवेयर रहे, इस पॉडकास्ट को शेयर करें। नेक्स्ट पॉडकास्ट में मिलते हैं एक नई प्रॉब्लम के सोल्यूशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच बरका मैम, आप आए। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पॉडकास्ट में। जय हिंद, जय भारत।